नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विधुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। एक आध भी मैसेज आ जाएंगे तो मुझे भरोसा होगा कि आप लोग इंतजार कर रहे हो। हालांकि मुझे ये भरोसा है कि शेखर पाठक जी को सुनने के लिए सब इंतजार कर रहे होंगे। अगर किसी के पास बहुत ही अर्जेंट कोई काम ना हो तो हम इस टेक्निकल एरर के लिए आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं। लेकिन हम लोग सब कुछ पहले से करके रखते हैं। ये कुछ उस तरीके की चीज हो रही है जो हमारे वश में नहीं है, तो हम इसके लिए क्षमा के साथ शुरू करते हैं। विवेक जी, एक बार अगर आप शेखर पाठक जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। मेरा भी नमस्कार। सर, क्योंकि आपको जो बोल रहे हैं राहुल संकृत्यायन पे बोल रहे हैं, लेकिन सारे लोग बहुत उत्साहित हैं, इतने मन से इंतजार कर रहे हैं आपका। तो मुझे तो फिर भी 5 मिनट चाहिए ही चाहिए आपके बारे में बोलने के लिए। तो अगर आप मुझे अनुमति दीजिए तो प्लीज। हम मान लेते हैं कि 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो मैं अपने 5 मिनट ले लूं अगर आप अनुमति दें तो। बिल्कुल आप लीजिए, और फिर हमारे सभी दर्शकों से, श्रोताओं से हम क्षमा मांग लेते हैं पहले ही जी। तो उजास मायनों का कार्यक्रम का ये 13वां एपिसोड है, जिसमें हम अपने वक्त की किसी उन्नत चेतना के बारे में शब्दों और मायनों से जिनका मूल्य परक एक ईमानदार रिश्ता है उनके बारे में सुनते हैं। जब आज शेखर पाठक जी ने सुबह मुझे संदेश दिया कि बिजली आ गई है, तो उनकी आवाज में जोश नहीं था बिल्कुल भी। बिजली आ गई है लेकिन लता जी तो चली गई हैं, ऐसा वाक्य उनका था। तो उनके लिए थोड़ा सा उत्साह हमें उस वक्त भरना पड़ा। तो सबसे पहले हम आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुर साम्राज्ञी जो है, जिनकी मिठास भरी आवाज से हमने प्रेम, खुशी, त्योहार, न जाने कितनी चीजें हम उनकी मिठास भरी आवाज से हमने महसूस की है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन के जो थोड़े से मुश्किल पल थे, उनकी मिठास भरी आवाज में वो कहीं हमें निभाने में, उसे गुजारने में हमें सहूलियत हुई है उनके उससे। और मेरे तो जहन में पूरे पहाड़ वाले गाने ही उनके आज गूंजते रहे, क्योंकि मैं कल से उन्हीं को हरी भरी उम्मीदें और ये नैन सिंह रावत की जीवनी और यही सब किताबें पढ़ रही हूँ। तो अगर मैं शेखर पाठक जी का एक लेख भी है राहुल संकृत्यायन में के बारे में, तो उनके लेख का नाम क्या है? हिमालय और राहुल संकृत्यायन। अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं शेखर पाठक जी का परिचय एडजेक्टिव से दूं तो एक औपचारिकता बस हम कह दें प्रख्यात इतिहासकार, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और मैं तो संस्कृति विमर्शकार भी इन्हें कहूंगी। जो इनकी सारी वीडियोस में इनके जो अपने समय के यात्रा और लेखन तो सब जानते ही हैं इनका। और जो हम वीडियोस में देखते हैं कि हम नरेंद्र नेगी जी की बात करें, गिद्दा जी की, वीरेंद्र डंगवाल, मंगलेश डबराल और कितने सारे जो साहित्यकर्मी, संगीतकार, नृत्य, लोक कलाओं से रिलेटेड लोगों का हम इनके बारे में सुनते हैं। तो एक उनका भी पूरा एक उठान जैसे यात्रा का हमें इनके उससे मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैं इनकी शैली में अगर बात करूं तो किसी विशेषण की जरूरत कहाँ रह जाती है। अगर आप ऐसे लिख दें हिमालय और राहुल संकृत्यायन, हिमालय और शेखर पाठक, हमारे लिए ये एक ऐसी चीज है कि उसके बाद आपके पास कोई वाणी नहीं रह जाती है बोलने की। और एक बहुत बड़ा जो मैं अपनी भाषा में, पिछली बार हमारे उसमें विनीता यशस्वी आई थी, इन लोगों को हम ऐसे देखते हैं कि जो इन सारे लोगों की जो पौध है संस्कृति की, जो उनके चेहरों में भी हमें दिखती है। तो मैंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता पढ़ी थी, जिसमें वो कहते हैं कि मैं दरख्तों के लिए जूते लेके उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन दरख्त जो है अपनी फूल लताओं चिड़ियों में ही मगन रहे, वो तैयार नहीं हुए, तो मैंने उनको मैं जड़ नहीं हो सकता था, मैं निकल पड़ा। तो मैं इनका एक बहुत बड़ा रोल इस रूप में भी देखती हूँ कि इन्होंने जूते पहनाए हैं, इन्होंने जो एक जड़ता तोड़ी, जूते पहने। और वो बिंब मुझे ऐसे नजर आता है कि जैसे वो ये खुद कहते हैं ना कि राहुल संकृत्यायन ने देवभूमि वाला मिथ तोड़ के उसके एकदम यथार्थ से, उसके भूगोल से, उसके जो अंदर जो है उससे परिचय कराया। तो वही रोल मैं शेखर पाठक जी का देखती हूँ कि इन्होंने ऐसे करके जूते,
प्रेम होगा तो आपका ध्यान कमियों में जाएगा, आपका ध्यान उसके रक्षा में जाएगा। तो पर्यावरण विद बोलने में भी वो ध्वनि नहीं आती जिसमें हम ये कहें कि उन्होंने उनको जूते पहनाए हैं। मैं जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर किताबों का जिक्र सिर्फ इसलिए कर लेना चाहती हूँ कि कल से मैंने इनकी हरी भरी उम्मीद किताब पढ़ रही हूँ और लेख वगैरह पढ़ रही हूँ, तो मेरे जो हॉराइजन का इतना विस्तार हुआ और इतनी तस्वीरें देख के आंखें हरिया गई मेरी। और मुझे ऐसे लगा कि न केवल पहाड़, हम अपनी पूरी संस्कृति को, उसके अंतर संबंधों को समझ पा रहे हैं। तो शायद कोई पढ़ना चाहे तो इसके लिए मैं जल्दी से 5-6 किताब का नाम फिर भी ले रही हूँ। और हरी भरी उम्मीद और हिमालयी दास्तान जो है, दास्तान हिमालय, इतनी वृहद किताब, इतनी इनरिच समृद्ध ढंग से लिखी गई, जिसमें एकदम आंखों देखा अनुभव भी है। और हैरानी होती है कि कैसे एक इतनी सारी बीहड़ यात्राएं और इतना सूक्ष्म अन्वेषण दोनों को कैसे उन्होंने साध लिया है। यात्राएं दुर्गम की है, गद्य भाग सुगम है, इनका पढ़ने में मजा आता है। बीच बीच में आपको पर्यावरण के सरोकार और उन लोकल लोगों की चिंताएं परेशान तो करेंगी, पर बीच बीच में आपके चेहरे में एक मुस्कान आती जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी ना कभी कविताएं लिखी होंगी, नहीं तो शायद आगे लिखेंगे, पर पता चलता है गद्य पढ़ के। बहुत ही सरस और सुगम गद्य है। पहली किताब ही इनकी थी उत्तराखंड में खुली बेगार प्रथा में, हरी भरी उम्मीद से। और फिर उसके बाद एक किताब इनकी जिसमें हरी भरी उम्मीद है, जिसमें सारे जंगलात आंदोलन और चिपको आंदोलन का पूरा एक इतिहास है। दास्तान हिमालय 2 खंड में है, मानी प्रकाशन से छपी है। फिर 19वीं सदी के हिमालयी अन्वेषक नैन सिंह रावत की जीवन गाथा एनबीटी से पहले आ गई थी, पंडितों का पंडित। फिर उसके बाद एशिया की पीठ नाम से उनकी जीवनी उमा भट्ट जी ने और शेखर पाठक जी ने मिलकर लिखी है। और गंगोत्री से कालिंदी दर्रा होकर बद्रीनाथ की यात्रा पर उन्होंने एक किताब हिमांक और क्वथनांक के बीच लिखी है, जो जल्दी ही आने वाली है नवारुण प्रकाशन से। और जिस तरीके से इनकी यात्राओं के हम वर्णन सुनते हैं बारहमासा और कई जगहों पे, तो ये बताते हैं कि यात्राओं से पहले मुझे लगता था मेरी एक ही माँ है, तो वहां जाओ तो कितनी माएँ मिलती हैं। तो उस बात पे 1 मिनट में से विनोद कुमार शुक्ल से मैं, तो मुझे लगेगा मैंने स्वागत नहीं किया, तो मैं एक कविता जो शायद 30 सेकंड लेगी, तो उस कविता से मैं इनको याद करती हूँ कि कहाँ-कहाँ घर बने हैं। उनकी एक और कविता है जिसमें वो है कि मैं पहाड़ों को अधीनस्थ नजरों से न देख के उसके सामने नत होते हैं। तो वो जो एक पहाड़ों के सामने जो उनका एक आता है, वो वहाँ भी है, पर अभी मैं कविता वो वाली बोलूंगी। वो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहान जैसे लोगों से मिलने गांव-गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा, जो लगातार काम में लगे हैं। मैं फुर्सत से नहीं, उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा। तो एक बहुत जरूरी काम की तरह जैसे हम भी इन तक पहुंचे थे, लेकिन जैसे अच्छी सारी चीजें बहुत इंतजार कराती हैं, ऐसे इंतजार कराया। और हमें इनसे बातचीत करने के लिए जो प्रयोगशीलता और परिवर्तनशीलता और नवीन निगाहों से उस पूरे भूगोल को इन्होंने पहचाना है, और अन्वेषण कर ही नहीं रही, अन्वेषणकर्ताओं की जीवनी भी लिख रहे हैं। तो उससे हमें लगता है कि हमारी अपनी पीढ़ी के लिए कितने रास्ते, कितने जूते इन्होंने तैयार कर लिए हैं। इन सारे इनके कर्मों के लिए, इनकी साधना के लिए मैं बहुत धन्यवाद करने के लिए, और इस इंतजार के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है जो अभी 1 घंटा किया। मैं शेखर पाठक जी आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप कृपया अपना वक्तव्य रखें, और इसके बाद अगर कुछ पाठकों के सवाल होते हैं तो वो मैं आप तक लाऊंगी। आप उसको वक्तव्य के दौरान इग्नोर कर सकते हैं। जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। रश्मि, धन्यवाद बहुत बहुत। कितना टाइम उपलब्ध है ये बताइएगा। मैं तो चाहती हूँ कि आपके पास जितना टाइम है आप उतने में ही बोलिए, क्योंकि अगर श्रोताओं को जरूरी काम होगा भी तो वो YouTube में या लाइव में बाद में सुन लेंगे, पर हम आराम से सुनना चाहेंगे आपको।
ओके बहुत ठीक। ग्रुप इंतजार कर रहे हैं और बहुत ग्रुप्स में हम तो सुनते हैं, सिर्फ हम सुनना चाहते हैं पूरा। जी, बढ़िया। जितना बात पे टाइम तो हो। रश्मि, आपका बहुत धन्यवाद, आपके पूरे ग्रुप का, आपके पूरे समूह का बहुत धन्यवाद। जो इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं उन सबसे मैं माफी मांगता हूँ, मशीन के बिहाफ में भी। देर से ही सही, मतलब पूरा हमें पौन घंटा करीबन लग गया मशीन ये ठीक ठाक जोड़ने में। लेकिन हम एक ऐसे असाधारण व्यक्ति के बारे में आज बात कर रहे हैं, उसके भी एक उसके पूरी रचनात्मकता के एक हिस्से के बारे में, यानी कि राहुल वो व्यक्तित्व है और उनका हिमालय संबंधी जो योगदान है उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। इसलिए इतना समय जाया हुआ, चलिए उसके बाद भी हम राहुल को याद करने के बहाने बात को आगे बढ़ाते हैं। आज की वार्ता जो है वो राहुल और हिमालय है। आप में से सभी लोग सुपरिचित हैं कि राहुल एक बहुत बड़ी हस्ती आधुनिक भारत की, आधुनिक दुनिया की रही हैं। उनके योगदान के बहुत सारे आयाम हैं और उतने आयामों में जाने की तो मेरी हैसियत नहीं है। मैंने हिमालय और राहुल को जोड़ के देखने की कोशिश की है। तो राहुल बहुत बड़ी प्रतिभा थे, जैसा आप जानते हैं, और बहुआयामी थे। बहुत सारी परतें उनके व्यक्तित्व की थी और वो विकसित होते होते पहले एक उत्तर भारतीय थे, बनते बनते भारतीय उपमहाद्वीपीय, एशियाई और अंततः वो एक विश्व मानव एक प्रकार से बने। उनका जीवन परिचय अधिकांश लोगों को पता है कि कुलवंती के वो बेटे थे, गोवर्धन पांडे और कुलवंती के। केदारनाथ उनका जन्म का नाम था। 9 अप्रैल सन 1893 को पंदहा उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में वे जन्मे और 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में उनकी मृत्यु हुई। आर्य समाजी भी बने तो आर्य समाजी बनने के दौर में भी उनका यही नाम रहा। फिर बौद्ध बने तो राहुल हो गए। कभी कभी बीच में वो रामोदर दास सांकृत्यायन कहलाए। 1930 में जब उन्हें काशी के पंडितों ने महापंडित का तमगा दिया तो तब तक वे बहुत आगे निकल गए थे। वो मार्क्सवादी, साम्यवादी, समाजवादी से भी आगे मानवतावादी बने। इसलिए मैंने अपने एक पुराने लेक्चर में उनका मध्यम निकाय का एक उद्धृत, जो बुद्ध का एक वचन है, उन्होंने उद्धृत किया था अपने लिए कि मैंने बेड़े की तरह पार उतरने के लिए विचारों को स्वीकार किया है, न कि सिर पर उठाए फिरने के लिए। जिसे हमने अधर्म मान लिया उसे तो छोड़ देना ही पड़ता है, किंतु जिसे हमने धर्म मान रखा था और कालांतर में हमें लगा कि वह धर्म भी अब त्याज्य है, तो उसे भी छोड़ ही देना चाहिए। ये उन्होंने अपना आदर्श वाक्य बना लिया था। जब उनकी जन्म शताब्दी हुई थी तो हमारे हिंदी के मशहूर लेखक गुणाकर मुले जी ने उनकी जीवनी लिखी थी और उनको स्वयंभू पंडित संबोधन दिया था। तो राहुल एक जिसको कहेंगे लेखक थे, बड़े मशहूर कहानीकार, उपन्यासकार, जीवनीकार, एक ऐसे यात्रा लेखक थे जो उन कठिनतम इलाकों में गए जहां सामान्य लेखक या सामान्य हिंदी लेखक नहीं जा पाते थे। कभी कभी वो अपने को संयोग से बना लेखक भी कहते थे। पुरातत्व की तरफ भी उनकी नजर गई, इसके अलावा इतिहास की तरफ भी वो गए और विशेष रूप से हिमालय और मध्य एशिया के इतिहास के बारे में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लोक में उनकी बहुत बड़ी पैठ थी और क्लासिकल भाषाविद होने के बावजूद भी वो लोक भाषाओं में उनकी रुचि थी। कौरवी नाम के बारे में कहा जाता है कि वो उन्हीं का दिया हुआ है। बौद्ध और बोनपा जो इतिहास और संस्कृति है उसके अन्वेषक के रूप में उनका अलग स्थान है। हिमालय और तिब्बत के थे वो सतत जिसको कहेंगे कि अन्वेषक तो रहे ही। राहुल की जीवनी से आप सुपरिचित हैं कि बहुत छोटी उम्र में बाल विवाह हो गया था उनका, 11 साल की उम्र में, और उन पत्नी को वो छोड़ के चले गए थे और जोगी हो गए थे 10 में। फिर संस्कृत की पढ़ाई में लगे। फिर जरा दक्षिण भारत के एक मुखिया के साथ गए तो दामोदराचारी बने, उनका शिष्य बने, 13 तक रहे। फिर आर्य समाजी बने और 50 साल की उम्र होने तक अपने जिले की सीमा न छूने की शपथ भी उसी समय उन्होंने 1916 में ली। 1921 में वे असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए और उसमें हिस्सेदारी करने लगे। उस समय वो कुर्ग में थे, दक्षिण भारत में। बाढ़ पीड़ितों की सेवा में भी गए, गिरफ्तारी भी दी, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गए, अपनी किताबें लिखी उन्होंने पहली। और बड़ी मजेदार बात है कि उनकी पहली किताबें संस्कृत भाषा में है। फिर वे बौद्ध भिक्षुक बन गए, बौद्ध अध्येता बन गए, त्रिपिटकाचार्य उस समय उनको कहा जाने लगा, सविनय सत्याग्रही बने। फिर हिमालय, तिब्बत, रूस और अन्य भूगोलों के सतत यात्री बने। फिर रूस में जाके लोला से उनका प्रेम हुआ, एक पुत्र का जन्म भी हुआ। एक छोटी सी गृहस्थी रही उनकी सन 1945 से 47 के बीच।
दूसरे विश्व युद्ध के दौर में यह परिवार बिखर गया। राहुल जेल में थे, लोला अपने राष्ट्र के साथ द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रही थी। फिर भारत में उनका कमला से प्रेम हुआ और विवाह हुआ 1950 में। अगले 13 साल उनकी गृहस्थी चली। इसी दौर में उन्होंने बचा खुचा लिखा और लोला से उन्हें इगोर और कमला से उनको जया और जीता, ये 3 संततियां मिली। यात्रा, अध्ययन, अन्वेषण और के तमाम संयुक्त कार्यक्रमों के बीच वे आगे बढ़ते चले गए। लेकिन इस महानतम घुमक्कड़ के और महान हिमालयी विद के रूप में मैं उनको आज देखना चाहता हूँ। यह उनके महामानव का एक तरीके से मैं कहता हूँ कि सार था। और उनके जो संपूर्ण उनकी जो बौद्धिक और सांस्कृतिक उनकी एक देन है हमारे देश को, हम सबको, उसके एक आधार की तरह जो है हिमालय और तिब्बत, मध्य एशिया, बौद्ध धर्म परंपरा वगैरह वगैरह है। और जो उनकी घुमक्कड़ी का जो विस्तृत कठिन भूगोल था, दरअसल वो यही भूगोल था जिन स्थानों का मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसी भूगोल में वो सबसे ज्यादा गए। उनके प्रिय बर्फ, देवदार, बुरांश, हरितिमा, पशुपालन इसी हिमालय से जुड़े हुए थे, जो अनेक बार उन्हें बेहुवल कर देते थे और व्यक्तिगत सपने देखने को विवश कर देते थे। एक बार राहुल ने लिखा भी था कि हिमालय किसको अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता। एक बार ये भी लिखा था कि मैं नगाधिराज का परम भक्त हूं। लेकिन हिमालय के प्रेम में वो 1910 में ही आकंठ डूब गए थे। उनकी यह लड़कियों से प्रेम करने की उम्र थी। फिर ये जो प्रेम पर्वत था वो हिमालय ही उनका मुख्य कर्मस्थल, यात्रा क्षेत्र और मृत्यु स्थान भी बना। मतलब यह नहीं है कि बाकी देश और एशिया से वे बेगाना हो गए थे। इस समय भी वे लगातार एशिया के इतिहास, संस्कृति और यूरोप के इलाकों में घूमते हुए, एशिया के इलाकों में घूमते हुए शोध कर रहे थे और लेखन कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि हिमालय को पहली बार उन्होंने समग्रता में देखने की कोशिश की। जैसे कवि के रूप में कालिदास ने जैसे हिमालय को देखा, ज्योग्राफर के रूप में एस.सी. बुरार्ड ने और एच.एच. हेडेन ने देखा, और भूगर्भविद के रूप में अगस्टो हेम और गैंसीर ने देखा, डी.एन. वाडिया, हमारे के.एस. वल्दिया ने देखा भूगोल और भूगर्भ में। और उस हिमालय को समाज, इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य में पहली बार राहुल ही देख सके। उन्होंने ही ये शुरुआत की, और उनकी तरह देख पाना आज हमारी पीढ़ी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। हम टुकड़े टुकड़े में ही हिमालय को देख रहे हैं, जबकि हिमालय को इतनी समग्रता में राहुल उस दौर में देख गए। यूं तो वे लंका में भी गए और बौद्ध धर्म को वहां भी उन्होंने देखा और समझा, लेकिन हिमालय और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म और परंपरा है उसका गहरा विश्लेषण उन्होंने किया, उसका गहरा अध्ययन उन्होंने किया। उनका जो बहुत सारा सामान भारत से खो गया था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ, उस सामान के बड़े हिस्से को जो संस्कृत में और अनुवादों में यानी कि तिब्बती में वहां मौजूद थे, उनको वो लाए और उनको उन्होंने पटना के संग्रहालय में यह रखा। वे जनसंघर्षों से भी निरंतर सीखते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि मैं पढ़ने लिखने वाला हूं करके पूरे जनसंघर्षों से कट गए हों, ऐसा नहीं हुआ। वे जनसंघर्षों से जुड़े रहे और वर्तमान के संघर्षों में शामिल होने और अन्वेषी और आलोचनात्मक नजर से वो अतीत की पड़ताल करते रहे। इतिहास और वर्तमान पर उनकी नजर साथ साथ जाती थी। इसलिए उनका जो हिमालय विद वाला जो उनका व्यक्तित्व है, वह बहुत गहरा अन्वेषक है और विवेक सम्मत दृष्टि लिए हुए है। उन्होंने बहुत सारे मिथ तोड़े। अभी रश्मि बता रही थी कि उन्होंने देवभूमि का भी मिथ उन्होंने तोड़ा। उनके जो तमाम उनके रचनात्मक और प्रतिभा के जो सूत्र थे, वो एक तरीके से इसीलिए वो 20वीं शताब्दी के बड़े महत्वपूर्ण भारतीयों में स्थान पा सके। इसलिए उन्हें नवजागरण पुरुष कहने में किसी को भी आपत्ति नहीं होती। हमारे सुप्रसिद्ध लेखक शंभुनाथ उन्हें विवेकानंद की तरह ही भारतीय नवजागरण का शिखर पुरुष मानते हैं। बल्कि राहुल को एशियाई, बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि जो ये रिनासा, ये पुनर्जागरण चल रहा था, उसके पूर्वार्ध में अगर विवेकानंद थे तो उसके उत्तरार्ध में राहुल थे। बल्कि राहुल को एशियाई नवजागरण का सिपा सालार भी मानना चाहिए, जिसने बोलगा से गंगा और मंचूरिया से श्रीलंका तक को जोड़ने वाले सूत्र खोज डाले और दुनिया के सामने प्रस्तुत किए। वे गैर धार्मिक पर सांस्कृतिक नवजागरण पुरुष थे, जिनका बनना और विकसित होना एशिया में सबसे कठिन था। एक बार नैनीताल में उन्होंने बाकीलाल कंसल, यहाँ के बड़े सुप्रसिद्ध नागरिक थे, उनसे कहा था कोई पुराना 2 लाइनें किसी
शायरी की उन्होंने उद्धृत की थी कि अपने नशीर अपने मुकद्दर को क्या करूं, गैरों का दर्द दिल भी मेरे जिगर में है। ये उनकी जो क्रिएटिविटी थी, रचनात्मकता थी, उनके आयामों की तरफ इशारा करती है। यानी कि लेखन और घुमक्कड़ी का संयुक्त मोर्चा संभालते हुए वे किस तरीके से समकालीन दृश्य पर भी, स्थिति पर भी लगातार नजर डालते थे। तो जो मध्य एशिया का इतिहास और तिब्बत का इतिहास और हिमालय का इतिहास और भारतीय हिमालय का इतिहास है, उस सबको एक साथ अपने जीवन में साथ लाने में उनका सबसे अप्रतिम योगदान है। सबसे पहले हिमालय में आने वाली उनकी किताबों की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी। 1948 में उनका किन्नरदेश में आ गई थी। 50 में दार्जिलिंग किताब आई उनकी, 50 में ही कुमाऊं किताब आई, फिर 53 में गढ़वाल आई जिसको हिमालय का इतिहास भाग 1 कहा गया। 61 में जौनसार भाबर आई, 53 में नेपाल आ चुकी थी, हिमाचल प्रदेश 54 में आ चुकी थी। पेशावर कांड के बहुत बड़े सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी पर उन्होंने 1955 में प्रकाशित हो गई थी। लेकिन जो एक असाधारण रचना राहुल ने हमें दी, उसका नाम है मेरी जीवन यात्रा। 5 खंडों में और करीबन 2700 से ज्यादा पन्नों में फैली हुई ये यात्रा सन 40 से लेकर 56 के बीच में छपी। कुछ हिस्से उसके अभी पुनर्मुद्रित भी हुए। ये यात्रा, ये जो मेरी जीवन यात्रा है, यह मूलतः हिमालय, तिब्बत और मध्य एशिया की उनकी तमाम यात्राओं को भी समेटे हुए है और एक तरीके से उनके अनुभवों का दस्तावेज है। दुर्भाग्य से इस ग्रंथमाला को जितना महत्व हमारे समाज में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन मिलेगा जरूर आने वाले समय में। उनकी किताबों में हिमालय के तमाम पक्षों के साथ उन व्यक्तियों का भी जिक्र आता है जिनसे उनका सामना हुआ, जैसे बोसी सेन, इमरसन सेन, जैसे उदय शंकर, रविशंकर, इनसे अल्मोड़े में हुआ, फुटीज में, सुमित्रानंदन पंत, गोविंद वल्लभ पंत, नाटककार गोविंद वल्लभ पंत, पीसी जोशी, अल्मोड़ा के कॉमरेड पीसी जोशी, सत्यकेतु विद्यालंकार, मसूरी के सत्य प्रसाद रस्तोड़ी, नैनीताल के माया दास, हीरालाल शाह, बाकीलाल कंसल। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में गोविंदा अनाक्रिक लामा से उनकी मुलाकात हुई। पादरी जोसेफ गैरगन से बात हुई जिन्होंने लद्दाख और कश्मीर के इतिहास पर बहुत काम किया। वहां के लामा और चोग्याल सिक्किम के जो है उनसे मुलाकात हुई। उत्तराखंड में तो उनके मुकंदीलाल, चंद्र सिंह गढ़वाली, प्रणवानंद, रमाशंकर घिल्डियाल पहाड़ी, यमुनादत्त वैष्णव, अशोक, तेलाई लामा, निकोलाई रोरिक, श्वेतस्लाव रोरिक, जॉर्ज रोरिक, चार्ल्स बेल, नागार्जुन, किशोरीदास वाजपेयी और तमाम लोगों से उनकी मुलाकातें उस दौर में होती रही। उनका विहंगम वर्णन उनकी किताब में आता है। 4 दशक की विभिन्न यात्राओं के बाद 1948 में उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिखी। वैसे घुमक्कड़ शास्त्र अकेली ऐसी किताब है जिस पर बात की जा सकती है, जिस पर चर्चा की जा सकती है और बोलने वाला ही नहीं बल्कि सुनने वाले भी उसमें रम सकते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र कॉलिंगपोंग में लिखी थी 48 में। तब वे 56वें साल में प्रवेश कर रहे थे। पृथ्वी सिंह आजाद की उन्होंने जीवनी लिखी। ऐसे ही कुछ सरदपा की कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया, एनी की रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया, अदीना तथा अनाज जैसी किताबें भी पुनर्मुद्रित की। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण 2 पुस्तकों की सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। बोलगा से गंगा जो 42 साल में छपी थी, और मध्य एशिया का इतिहास जिन पर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2 खंडों में, 51 में और 52 में छपी थी। ये अंततः हिमालय से जुड़ जाती है। और बोलगा और गंगा के बीच हिमालय और मध्य एशिया दरअसल इतने स्वाभाविक रूप से आते हैं जितनी स्वाभाविकता से एशिया के इतिहास में हिमालय आता है। उनकी बहुत सारी और किताबें हैं, जैसे कि विविध प्रसंग, जैसे कि घुमक्कड़ स्वामी, जैसे कि राहुल निबंधावली आदि आदि। मैं उनको छोड़ देता हूं, अभी उनको उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस व्याख्यान में मैं चाहता हूं कि मैं बहुत संक्षेप में उनकी हिमालय यात्राओं की चर्चा करूं, वो ज्यादा मौजू होगा और वह हम लोगों को हिमालय के इतिहास को जानने परखने में उनकी ये यात्राएं बहुत मदद करती रही। तो मैं उनकी ओर आता हूं। और हिमालय में राहुल को देखते हुए मुझे सबसे ज्यादा जो याद आते थे वो पंडितों के पंडित नैन सिंह रावत आते थे, जिन्होंने औपनिवेशिक दौर में मध्य एशिया, तिब्बत और बहुत सारे उन इलाकों में, उन अनजाने कठिन इलाकों में सर्वे ऑफ इंडिया का काम किया था, जहां पहली बार कोई भारतीय विधिवत वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करने के लिए गए थे। उनकी मुझे बहुत याद आती थी। राहुल लगभग उनके करीबन 80-90 साल बाद तिब्बत में गए, लेकिन एक तरीके से वो बहुत जगह उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे थे जिनमें नैन सिंह एक जमाने में, किशन सिंह एक जमाने में चल चुके थे।
अब राहुल की हिमालय यात्राओं की ओर आए तो मैं जो उनकी किताब, उनके साहित्य और उनकी मेरी जीवन यात्रा को पढ़ने के बाद जो नतीजा निकाल सका हूँ, तो कम से कम 17 बार उन्होंने हिमालय तिब्बत की यात्राएं की है। 17 बार, 17 टाइम्स। वैसे पहला पर्वत जिससे 1902 में इस बालक राहुल का सामना हुआ था, वो हिमालय नहीं, वो विंध्याचल था। लेकिन हिमालय की पहली यात्रा उनकी 1910 में हुई थी, वो उत्तराखंड की यात्रा थी। और 16 साल का केदार, जो उस समय उनका नाम था केदार पांडे, वह तब हरिद्वार, ऋषिकेश, दीपप्रयाग, टिहरी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, जोशीमठ और बद्रीनाथ तक वो गए। यह मूलतः 4 धाम की यात्रा थी, लेकिन आज की तरह नहीं थी जब हाईवे वहां बन रहे हैं और पूरा का पूरा पहाड़ खोद करके नदियों में डाला जा रहा है। वो पुराने असली प्रचलित पिलग्रिम रूट में जा रहे थे, जो बहुत ही सुंदर और कठिन इलाकों से होते हुए इन 4 इलाकों को जोड़ता था। बल्कि बाद में चौथे जो अंतिम बद्रीनाथ आता था 4 धामों में, उसके बाद लोग बाग बहुत सारे कैलाश की यात्रा में भी वहां जाते थे। 13 साल का जो केदार है, वो मार्च अप्रैल 1923 में पहली बार केदारनाथ की तरफ आया। तो ये उनकी दूसरी यात्रा थी हिमालय की। और इस समय वो रामोदर दास का नाम धारण कर चुके थे। और इसके बाद दूसरी यात्रा जो हिमालय की हुई, वह नेपाल की यात्रा थी। ये पहली यात्रा तो उत्तराखंड की थी, दूसरी यात्रा नेपाल की थी। और तब उन्हें पहली बार पता चला कि हिमालय जो है वो सिर्फ भारत में नहीं है, वो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है और सबसे करीब में नेपाल है। और इसी दौर में उनकी एक कृति भी आई और उसमें वो बौद्ध धर्म वगैरह के बारे में जब जिक्र करते हैं और एक गुफा में रहे, तो वो 22वीं सदी वाली किताब में इस प्रसंग का वो जिक्र करते हैं। 3 साल बाद 1926 में, समझिए कि आज से लगभग 96 साल पहले, उनकी तीसरी यात्रा, जो उत्तराखंड की यात्रा का शताब्दी वर्ष अगले साल आने वाला है रश्मि, उसमें जश्न किया जा सकता है, क्योंकि राहुल की पहली यात्रा आज से 100 साल पहले हुई थी हिमालय की, और वो उत्तराखंड से शुरू हुई थी। तो तीसरी यात्रा 3 साल बाद 1926 में होती है। यह तीसरी हिमालय यात्रा लद्दाख और किन्नौर की उनकी पहली यात्रा थी। और उन्होंने अब हिमालय में, यानी कि भारतीय हिमालय में भी उन्होंने देखा कि हिमालय के बहुत सारे चेहरे हैं, बाहर की तरफ दूसरे तरह का, भीतर की तरफ दूसरे तरीके का, और ट्रांस हिमालय में बिल्कुल तीसरे तरीके का। और उनको ये लगा कि ये उत्तराखंड और नेपाल से भिन्न है जब उन्होंने लद्दाख और किन्नौर की यात्रा की। अभी वे वैष्णव साधु के साथ पंजाब में उस समय यात्रा कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का दौर चला हुआ था। तो खैबर दर्रे को पार करके वो आगे तक जाना चाहते थे, बहुत आगे तो नहीं जा सके, लेकिन श्रीनगर, लेह और हेमिशमठ तक वो गए। चीनी तुर्किस्तान और कासगर, यारकंद, खोतान, जहां एक जमाने में पंडित नैन सिंह रावत गए थे 1867-68 में, वहां वो जाने में कामयाब नहीं आ पाए, क्योंकि वहां उनको जाने के लिए पासपोर्ट नहीं मिला। लेकिन लेह के खरदुंगला दर्रे को पार करके वे नुब्रा घाटी तक उस दौर में जरूर हो आए थे। कर्राकोरम पर्वतमाला, झेलम, सुरु, नुब्रा, सिंधु नदियों का पहला दर्शन उन्होंने इसी दौर में किया था। और जब उन्होंने इस दौर में पहली बार कुछ स्त्री पुरुषों को भेड़ों की पीठ पर नमक और अन्य सामान्य लादे जा रहे थे, उनको देखा, उनके पूरे कारवां को देखा, उनके तंबू, उनकी छोलदारियां वगैरह वगैरह देखी, उनका जो चाय को बनाने का यंत्र है वो देखा, तो एकदम राहुल के भीतर का जो भावुक एक छुपा हुआ कवि उनके भीतर था, वह बोल पड़ा। और उन्हीं के शब्दों को मैं उद्धृत करता हूं कि इस दृश्य को देखते हुए वो लिखते हैं कि उस वक्त मेरे दिल में एक जबरदस्त लालसा पैदा हुई। क्या ही अच्छा होता कि मैं इसी तरह कुछ भेड़ों, 1-2 गधों और तिब्बती तरुणी के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता, जहां मन आता वहीं तंबू लगाता, तरुणी और मैं मिलकर गधों और भेड़ों से सामान उतारते, 2 बड़े कुत्ते हमारी चीजों की रखवाली करते, तरुणी चाय बनाती, फिर उस निर्जन निर्वृक्ष नंगी पार्वत्य उपत्यका में हम दोनों एक निर्द्वंद विचित्र सा जीवन बिताते। इस प्रकार कभी लद्दाख, कभी मानसरोवर, कभी ब्रह्मपुत्र की उपत्यका में, कभी टासी लुनपो, कभी लासा और कभी खम हमारे पैरों के नीचे रहती। ये मेरी जीवन यात्रा के पहले खंड में राहुल का बड़ा भावुक दृश्य है। इस यात्रा ने उनके मन में हिमालय की भौगोलिक, जलवायु और सौंदर्यगत विविधताओं को भर दिया। और ये आयाम यहाँ के समाज और संस्कृतियों को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, यह भी उनकी समझ में आया। मैं सोचता हूँ पता नहीं कैसे वे कभी होने से बचे रहे।
1927-28 में भी 1.5 साल के लिए श्रीलंका गए। यह उनकी पहली श्रीलंका यात्रा थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे छोर और समंदर का स्पर्श देने वाली यात्रा भी थी। इस यात्रा ने उनके मन में भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता का संदर्भ रख दिया। जो चौथी यात्रा और पांचवी यात्रा उनकी हिमालय की होती है, वह दो गैर भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में होती है, नेपाल में और तिब्बत में। यानी कि जो उनकी पांचवी यात्रा होती है, वो उनकी पहली तिब्बत यात्रा होती है। इस यात्रा में जब वो किन्नौर के छेवंग बने थे, खुन्नू छेवंग उनका नाम रखा गया था। जिन लोगों ने नैन सिंह रावत वाली किताबें पढ़ी हैं, वो जानते हैं कि नैन सिंह भी जब अपनी पहली यात्रा में तिब्बत गया था, उसने भी अपने को खुन्नू कहा था, अपने को यानी कि किन्नौरी कहा था। इस यात्रा में वो नैन सिंह व्यापारी बन के गए थे। राहुल को किन्नौरी और कहीं कहीं लद्दाखी व्यक्ति समझा गया था, क्योंकि एकदम विपरीत डील डॉल के बावजूद उनका वही परिचय बनाया गया था तिब्बत में घुसने के लिए। इस यात्रा में राहुल ने 3 सरकारों को छकाया। एक ब्रिटिश सरकार थी, एक नेपाल की सरकार थी और एक तिब्बत की सरकार थी। क्योंकि इस समय फरीजोंग से तिब्बत जाने का मार्ग नहीं खुला था, अतः नेपाल से जाना पड़ा। उनका मार्ग वही था जो आज काठमांडू लासा मार्ग है। उन्होंने डुक्पा लामा से भी संपर्क किया और अपने को बौद्ध धर्म का अध्येता और प्रचारक बताया, और फिर पकड़े जाने के भय से वे वेश बदलकर काठमांडू के महाबौद्धा स्तूप में रहे। फिर वहां से उन्होंने भोटी भाषा सीखी, एल्मो गांव में लामा की प्रतीक्षा करते रहे। फिर उसके बाद अंततः वो किसी तरीके से तिब्बत जाने में कामयाब रहे। और जब वो तिब्बत की तरफ गए तो वो अंततः जो कोसी और अरुण नदियों का इलाका जलागम है, वहां से तिब्बत के थोंगला दर्रा पार करके टिंगरी के बड़े मैदान में आज भी जब आप कैलाश मानसरोवर के लिए या लासा के लिए जाते हैं, लासा यहाँ से काठमांडू से, तो इस जगह से आपको जाना पड़ता है। और ये वो तिब्बत था जिसको 1642 में मंगोलों ने छोटे छोटे राज्यों के रूप में जीतकर दलाई लामा को भेंट किया था। और कहा जाता है कि प्रथम शासक 5वें दलाई लामा बने। राहुल की तिब्बत यात्राओं के समय 13वें दलाई लामा थे और बाद में 14वें दलाई लामा का आगमन हुआ, जो तिब्बती इतिहास के कठिनतम दौर में हमारे बीच है, पर तिब्बत में नहीं है। राहुल आगे बढ़े तो शेगर आया। यहाँ पर आज भी एक किले के खंडहर हैं। एक अभी भी जब आप लासा को जाते हैं काठमांडू से, तो ये शेगर के किले आपको रास्ते में मिलते हैं। और दक्षिण की तरफ नजर करते हैं तो माउंट एवरेस्ट आपको दिखाई देता है। यहाँ पर एक छोटी सी नदी बगल में बहती है और एक दर्रे के बाद सांगपो नदी का बायां किनारा, सांगपो माने ब्रह्मपुत्र का ये तिब्बती नाम है, ये आपके पास ये नदी बहती हुई दिखती है। राहुल का पहला सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र दर्शन तिब्बत में इसी दिन हुआ था। यही नदी आसाम में, जैसा मैं बता चुका हूं, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। फिर ये आगे गए तो नदी में कोई पुल नहीं था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहुत चौड़ी थी, और एक चमड़े की नाव में बैठ के उन्होंने इसको पार किया और सिगात से पहुंचे। सिगात से के मठ में और किले में पंचम लामा से उनकी मुलाकात हुई। 7 जुलाई 1929 को राहुल ज्ञान से पहुंचे, जो बहुत प्रसिद्ध मठ था और यहाँ एक तिब्बतन ट्रेडर भी रहता था। फिर उसके बाद वो आगे बढ़े तो लासा पहुंचे। सबसे पहले दूर से ही लासा का पोटोला पैलेस या पोटाला महल उनको दिखाई दिया। फिर जो डेपोंग, सेरा, गंदन, जोखंग, पोटाला वगैरह वगैरह बहुत सारे जो उनके अलग अलग एक तरीके से स्कूल हैं वहां पर, या मठ जिनको हम कहते हैं, उन सब में जाने में वो कामयाब हुए। दलाई लामा के सम्मान में लिखे राहुल के पदों का तिब्बती में अनुवाद कर दलाई लामा के पास पहुंचाया गया। तो दलाई लामा ने उनको विशेष स्वीकृति लासा में रहने की और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने की दी। 1929 का ये साल यूं ही उनका तिब्बत में गुजरता रहा। उसके बाद वो बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को लेके वापसी की तैयारी करने लगे। मार्च 1930 में उनको श्रीलंका जाना था, इसलिए वो पुस्तकों की खरीद, चित्रों की खरीद के बाद वापस लौटे 5 अप्रैल सन 1930 को। नाव द्वारा पहले उन्होंने लासा नदी को पार किया, फिर ब्रह्मपुत्र नदी को पार किया। उसके बाद वो सामिये मठ में पहुंचे, जो तिब्बत के सबसे पुराने मठों में गिना जाता है। मुझे भी सौभाग्य से सामिये मठ में जाने का मौका मिला, और वहां जाके मुझे सबसे ज्यादा जो याद आई वो राहुल की आई। और क्योंकि मैं पढ़ के गया था वो प्रसंग, तो कितनी कठिन जगह उस जमाने में रही होगी जब वहां राहुल गए होंगे। तो ये तिब्बत के बहुत पुराने मठों में गिनाया जाता है। और यहाँ भारत से गए हुए जो विद्वान, बौद्ध विद्वान थे, शांतरक्षित और उनके शिष्य विरोचन भी यहाँ रहे थे। इसी मठ में 11वीं शताब्दी में दीपंकर श्री ज्ञान यहाँ रहे थे। उनके जमाने के जो ग्रंथ हैं
वो वहां रखे गए थे, जो अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी नहीं थे, वो सुना कि यहाँ थे। दीपंकर का जो निर्वाण है, उनकी जो मृत्यु हुई थी, वो यहीं पास में नेथंग नामक दर्रे के पास हुई थी। और राहुल ने अगली बार उसको देखा और बहुत उन मूर्तियों को देख के, जो शांति रक्षित के जमाने के जो सामान थे, उनके ग्रंथ, जो तत्व संग्रह है, उसको वो पढ़ चुके थे। इन सबको देख के राहुल बहुत भावुक हुए और उनका सर जो है अपने इन महान विद्वान पूर्वजों के सम्मान में झुक गया। लासा से लौटकर वह गंदन मठ देखने गए और खच्चरों में 18 खच्चरों में कहा जाता है कि ग्रंथ और चित्र और अन्य सामग्री कलंकपोंग के लिए रवाना करने में वो कामयाब रहे। और भारत यात्रा के बाद फिर राहुल उसी रास्ते से वापस आ गए लगभग, जिस रास्ते से 1904 में अंग्रेजों की फौज जनरल ये यंग हजबैंड के नेतृत्व में लासा पर हमला करने गई थी, उसी मार्ग से उनकी वापसी एक प्रकार से हुई। 1930-33 के बीच राहुल फिर 2 बार श्रीलंका गए, यूरोप की यात्रा में गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सेदारी की। इस बीच उनका बुद्धचर्या किताब आई, जो अभी पुनर्मुद्रित हुई है। अभिधर्म कोश प्रेस के लिए उन्होंने तैयार किया। ये समय निकल गया। अब राहुल की 5वीं हिमालय यात्रा होती है और राहुल जो है 1933 में 4 जुलाई से 16 सितंबर के बीच ये यात्रा करते हैं और ये यात्रा उनकी दूसरी लद्दाख यात्रा है, 5वीं हिमालय यात्रा है। जम्मू श्रीनगर होकर वो गए और यहाँ उनको गोविंदा अनागरिक लामा मिले, जो बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, जिनकी एक किताब पढ़ने की मैं अपील आप सबसे करता हूँ, द वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड्स। जब उन्होंने सतलज नदी के किनारे हिमाचल से लेके कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा की थी। अल्मोड़ा में भी बहुत साल ये रहे थे। गोविंदा अनागरिक लामा ये हाफ बोलिवियन और हाफ जर्मन थे। इनकी माँ जो थी वो बोलिवियन थी, पिता जर्मन थे। बाद में ये बुद्धिस्ट स्कॉलर बने, शांति निकेतन में इन्होंने पढ़ाया और बहुत साल ये अल्मोड़ा में रहे। इनके साथ भी इनको उसमें रहने का मौका मिला। राहुल की इच्छा थी कि वो गिलगिट जाए, लेकिन उसकी परमिशन उनको नहीं मिली। श्रीनगर में रहे। श्रीनगर से फिर वो आसपास के बहुत सारे मठों में गए, जहां उन्होंने बौद्ध कला के अप्रतिम नमूने देखे। अलची गोम्पा में वो गए, हेमिस गोम्पा में गए, लेह के गोम्पा और मठ में और किले में वो गए और उनने धार्मिक नृत्य भी वहां देखा। और लेह में ही उनकी जोसेफ गॉर्गन से मुलाकात हुई थी, जो वहां के स्कॉलर थे और उनकी मदद से एएच फ्रैंके ने वहां के इतिहास पर बहुत अच्छा काम किया था। और बाद में गोविंदा लामा तो शांति निकेतन लौट गए और राहुल बहुत लंबे समय तक 4 जुलाई से लगभग 16 सितंबर तक लेह में रहे और उन्होंने बहुत सारे संग्रह देखे। उनको तब ये पता चला कि डोगरा सेनापति जोरावर सिंह ने बहुत सारे कंजूर ग्रंथों को, बौद्ध ग्रंथों को इस किले की छत को पाटने में लगाया था। इसकी ओर हमारे इतिहास में कम चर्चा होती है। लेह में उन्होंने मध्यम निकाय का हिंदी अनुवाद किया और कुछ अन्य पुस्तकें और लेख लिखे। कहीं भी एक क्षण उन्होंने अपव्यय नहीं किया, हर क्षण का उन्होंने उपयोग किया। राहुल की तुर्किस्तान जाने की इच्छा, जो अभी चाइनीज तुर्किस्तान कहलाता है, वहां जाने की इच्छा थी। पासपोर्ट बना करके भी ले गए थे, लेकिन वहां जो हूण, उग्वेर, तुर्क और मंगोल के द्वंद्व चल रहे थे, उसके कारण उनका जाना संभव नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे इलाके होते हुए, लाहौल, खोकसार, रोहतांग दर्रा, कुल्लू और फिर बैजनाथ होते हुए वो लाहौर आ गए। और इस बीच उन्होंने अजंता एलोरा की यात्रा की। बड़ौदा में उनको ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में हिंदी विभाग का सभापतित्व करना था। ये सब भी वो करते रहे। अब वो दूसरी बार तिब्बत की यात्रा कर रहे थे। ये उनकी 6ठी हिमालय यात्रा थी। अभी हमें 17 तक जाना है, मैं जरा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। हिमालय की जो 6ठी यात्रा राहुल की थी वो 1934 में संपन्न हुई। यह उनकी दूसरी तिब्बत यात्रा थी। तभी 10 अप्रैल सन 1934 को उनकी तिब्बत में 1.25 वर्ष नामक पहली यात्रा का संबंधी किताब उनकी निकल गई थी। अब 13वें दलाई लामा सन 33 में उनका निधन हो गया। वर्तमान दलाई लामा 14वें दलाई लामा उस समय बालक थे और इसी समय वहां अगले वर्ष आपके नेपाल और बिहार में और तिब्बत में भूकंप भी आया था। राहुल उस समय राहत कार्य में भी जुट गए। यहां से निकलकर वे फिर हिमालय की ओर बढ़े। 17 अप्रैल सन 1934 को वो कालिंपोंग पहुंचे। यहाँ पॉलिटिकल ऑफिसर विलियमसन से मिले। फिर तिब्बत के जो अच्छे जानकार थे उनसे बहुत चर्चा उन्होंने की। ट्रेड एजेंट के लिए पत्र ले गए। फिर राहुल ने गंगटोक में वहां के चोग्याल और उनकी पत्नी से मुलाकात की। फिर उसके बाद जालेप्ला से परिजोंग होते तिब्बत में प्रवेश किया। ये वही मार्ग है जिस मार्ग से होके 1904 में यंग हजबैंड ने तिब्बत पर या लासा पर हमला किया था। 18 मई को आचार्य दीपंकर का निर्वाण स्थान तथा तारा मंदिर उन्होंने वहां तिब्बत में देखा।
और वहां पर वो काठी, घोड़े के पीठ पर लगने वाली काठी रखी हुई थी, जिस घोड़े पर या जिस काठी पर दीपंकर चढ़ करके तिब्बत में गए थे। तिब्बत में क्यों नहीं? क्योंकि मानसून नहीं पहुंचता है, बारिश नहीं होती है, इसलिए वहां सड़ती नहीं है चीजें। तो ये उस जमाने की 1000 साल 800 साल पुरानी चीजें वहां बची हुई थी। मई के महीने में 19 तारीख को वे लासा पहुंचे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। लासा में उन्होंने धर्म ग्रंथों की खोज शुरू की, विनय पट्टिका का अनुवाद किया। बड़ी मजेदार बात है कि लासा में उन्होंने साम्यवादी ही क्यों जैसी किताब लिखनी शुरू की। सिरामठ में उनकी मुलाकात मंगोल विद्वान गोन करियप से हुई। इसी तरीके से आमदो से जो चित्रकार आए हुए थे गैनोल छोमदेल, उनसे मुलाकात हुई। इसी बीच 1933 में 14वें दलाई लामा का युग शुरू हो चुका था। इस बार लासा में जो उनको ग्रंथ मिले उनमें माघ के शिशुपाल वध काव्य का भवदत्त की टीका, तत्व कौमुदी तथा अभिसमय अलंकार पर बुद्ध श्री ज्ञान की प्रज्ञ प्रदीपावली नामक ग्रंथ मुख्य थे। इनकी प्रति आजकल की तरह जेरोक्स नहीं था, आप अपने टेलीफोन से जो है फोटो खींच लो। हर ग्रंथ की कॉपी उनको बनानी पड़ती थी। राहुल ने लासा का बड़ा ड्रामेटिक किस्म का वर्णन किया है कि लासा में मनुष्यों के बाद कुत्तों की संख्या सबसे ज्यादा थी। राहुल ने ये ऑब्जर्व किया था। तभी उन्होंने लासा में पहला बिजली घर देखा था, छोटा माइक्रो हाइडल देखा था। लासा के मठों, मंदिरों, पुस्तकालयों को उन्होंने देखा। उसके चारों तरफ की यात्राएं उन्होंने की। मुर्दों को काटकर गिद्धों को खिलाने वाली परंपरा भी उन्होंने देखी। और यहाँ के लोग कैसे भारत में पढ़ने के लिए आते थे ये भी उन्होंने देखा। ये भी, इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। और एक बार राहुल मांस खाने में बहुत रुचि नहीं रखते थे, लेकिन परिस्थितियों में बहुत बार कुछ चीजें करनी पड़ती थी, तो राहुल को याक का मांस भी एक बार खाना पड़ा था। और बहुत तरीके के अनुभव उनके हैं जिनके विस्तार में जाने की अभी गुंजाइश नहीं है। तिब्बत में ही 1934 में उनको प्रसिद्ध तिब्बतविद और पूर्व पॉलिटिकल एजेंट चार्ल्स बेल मिले थे, जिनकी तिब्बत पर बड़ी मशहूर किताबें हैं। 70 साल के वयोवृद्ध चार्ल्स बेल जो हैं, युवा राहुल को देख के प्रसन्न हुए। कुछ आर्थिक मदद करने को भी उत्सुक हुए, लेकिन राहुल ने मदद लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे जरूरत अभी है नहीं। फिर राहुल और आगे बढ़े, ज्ञान से पहुंचे। फिर एक गोम्पा में गए तो पता चला कि यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतिम संघराज शाक्य श्रीभद्र, जिनका पीरियड 1127 सन से 1235 के बीच था, जिनका जीवन काल, उनके जो वस्त्र थे, जूते थे, भिक्षा पात्र थे और जलपात्र थे, यहाँ रखे हुए थे। राहुल फिर भावुक हुए अपने महान पूर्वजों के अवशेषों को देखते हुए। 100 से अधिक चित्र इस गोम्पा में थे और राहुल ने देखा कि संस्कृत के ग्रंथ भी थे। उन्होंने कुछ की कॉपी बनाई, कुछ की फोटो खींची, कुछ की नकल की और इस तरीके से आगे वो बढ़े। 17 दिन यहाँ रहे। फिर उसके बाद कुछ और स्थानों को देखने की उन्होंने कोशिश की। तिब्बत में जो पंचीम लामा यहाँ रहते हैं उनसे मिलने के लिए राहुल गए। वहां से उनको इजाजत मिली तो प्रभाकर गुप्त का जो वार्तिकालंकार जो किताब की प्रति वहां मिली उनको, उसकी राहुल ने फोटो ली और उसकी पूरी नकल उतारी अपने डायरियों में। और फिर वहां से वापस चले और तातोपानी होके 17 नवंबर 1934 को वे काठमांडू पहुंचे और फिर उसके बाद भारत। 1935 का समय उनका बहुत व्यस्तता का बीचा। वो सिंगापुर गए, वो हांगकांग गए, जापान, कोरिया, मंचूरिया, मॉस्को, ईरान, तमाम जगहों से होते हुए वह तीसरी तिब्बत यात्रा और 8वीं हिमालय यात्रा के लिए फिर लौटे। 1936 में ये यात्रा हुई। 18 फरवरी से 14 अप्रैल 1936 तक वे काठमांडू में रहे। यही उनकी प्रणवानंद से मुलाकात हुई, जिनकी कैलाश मानसरोवर पर सबसे मशहूर किताबें हैं। और एक जमाने में ये लाहौर में एक साथ रहे थे आर्य समाजी के रूप में। फिर काठमांडू से ये वही तातोपानी वाले रास्ते होकर के आगे बढ़े, साक्या पहुंचे। यहाँ इस बार उनको और बहुत सारे ग्रंथ मिले, जैसे प्रभाकर गुप्त की प्रमाण वार्तिक भाष्य कृति वार्तिकालंकार की प्रति उनको मिली। 13वीं सदी के दार्शनिक असंग की योगाचार भूमि की प्रतिलिपि उन्होंने यहाँ तैयार की। इस ग्रंथ में 8000 श्लोक बताए गए थे। इस ग्रंथ को पाकर वे अत्यंत खुश हो गए और उन्होंने बहुत ही एक मार्मिक वाक्य अपनी डायरी में लिखा कि मुझे नाम और सम्मान कोई ऐसी ठोस चीज मालूम नहीं होती है। ठोस चीज है वह काम जो स्वयं तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आगे आने वालों को धक्का देता है ताकि वो काम आगे बढ़े। बहुत सारे और ग्रंथ राहुल ने उस दौर में उतारे, जिनके विस्तार में नहीं जा सकते हैं, और जो भी आप उनकी मेरी जीवन यात्रा को पढ़ेंगे उनमें इनकी चर्चा मिल जाएगी। फिर वो ज्ञात से रहे, साक्या मठ को उन्होंने देखा। यहाँ पर फिर जब उन्होंने एक कारवां को देखा, एक छोलदारी के बीच में जो तिब्बत का नोमड घुमक्कड़ परिवार था उनको बसा हुआ देखा, तो राहुल फिर भावुक हुए, फिर सपनों की दुनिया में चले गए
तो मैं राहुल को ही कोट करता हूँ। पशुचारकों का गांव मिला, जगह जगह चवरियां यानी कि याक चल रही थी। लोग सिर्फ सत्तू भर के लिए खेती करते हैं। उनकी प्रधान जीविका है भेड़ और चंवरी। ऊपर घास का मैदान था, अब घासें पीली पड़ गई थी। यहाँ खुले डांडे और खुले आसमान के नीचे हजारों भेड़ें चल रही थी। एक और काले तंबू से धुआं निकल रहा था। पुरानी इच्छा फिर बलवती हो गई। कभी मैं भी साल 2 साल ऐसे ही बिता पाता, लेकिन अब वो जीवन बहुत दूर था। फिर उतराई उतरते 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 पहले रास्ते में आ गए। अनकोट राहुल का एक कोटेशन था। ये राहुल का ये विवरण पढ़कर न सिर्फ ब्रेख्त की एक बड़ी मशहूर कविता याद आ जाती है, बल्कि राहुल का पशुचारक बनने का सपना भी पुनः प्रकट हो जाता है। 20 अक्टूबर 1936 को राहुल साक्या से लाचेन यानी कि उत्तरी सिक्किम होकर गंतोक आए। इस समय प्रदेश के बहुत सारे प्रांतों में 1937 में कांग्रेसी सरकारें बन चुकी थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होने का दौर चल रहा था। राहुल देश में घूम रहे थे क्योंकि एक वो स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। राहुल की 8वीं यात्रा 1937 के मई अगस्त में हुई। यह लाहौल की, ये जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश है, वहां की दूसरी यात्रा थी। यह यात्रा लाहौर से अमृतसर, पठानकोट, मंडी होकर हुई थी और वे कुल्लू पहुंचे थे। करीब वहीं ब्यास नदी के पार स्थित नगर नामक स्थान पर उनकी निकोलाई रोरिक, जो प्रसिद्ध रूसी चित्रकार थे और भारत में आ गए थे, उनसे, उनकी पत्नी से, उनके बेटे जॉर्ज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे और उनने ब्लू अनल्स करके बड़ी मशहूर किताब लिखी थी। और उनके दूसरे बेटे जो चित्रकार भी थे, श्वेतस्लाव को आप इसलिए भी जानते होंगे कि वो प्रसिद्ध फिल्मी हस्ती देविका रानी के पति थे और बेंगलोर में बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। उन सबके साथ राहुल उनके अतिथि बने और देवदार के पेड़ों से घिरे इस परिसर में ऊपर की मंजिल में जो लाइब्रेरी था, वो राहुल का 2 सप्ताह तक घर रहा। और इन दोनों में इतने लंबे और गहरी बातें होती थी। एक उस रूस से आया हुआ था और एक उस रूस में जाना चाहता था। एक चित्रकार था और एक इतना बड़ा इंडोलॉजिस्ट था या भारत विद्या का विशेषज्ञ था। और तो इन चारों में, पांचों में बहुत बहुत गपशप हुई। इतनी प्रतिभाएं एक छत के नीचे उन दिनों रह रही थी। राहुल सोचते थे कि कितना जो था उन्होंने आपस में बांटा होगा और कितना कुछ अनकहा ही रह गया होगा। राहुल ने जॉर्ज से रूसी भाषा सीखने का प्रयास भी किया था। फिर वे केपी जायसवाल नामक प्रसिद्ध जो हिस्टोरियन है, उनकी मृत्यु का समाचार सुन करके राहुल को लौटना पड़ा। राहुल वापस आ गए, लेकिन इसी समय मॉस्को से उनके पास प्रोफेसर स्टेरवात्स्की का पत्र आया और वो चाहते थे कि राहुल वहां ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए आए और फिर आगे बढ़ाएं। और इस समय जब 1938 में राहुल ने ये काम शुरू किया और राहुल तिब्बती अनकाल की मूल प्रति अपनी वहां ले जाना चाहते थे। इस विभाग की जो सचिव थी लोला, जो राहुल की पहली पत्नी बनी, एलेना भी उनको कहते थे। नारवेरतोवना उनका पूरा नाम था, नारतेतोवना कोजेरोवस्काया, और संक्षिप्त नाम उनका था लोला। वो अनेक दिनों से बीमार थी। राहुल जब वहां पहुंचे लेनिनग्रेड, तो राहुल के लिए घर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। बर्फबारी बहुत हो गई थी, जैसे आजकल नैनीताल में हुई है। लेनिनग्राड में लगातार बर्फ पड़ रही थी। राहुल को यह बहुत प्रिय था, पर अभी उन्हें चलना नहीं आता था। अपार ताजा बर्फ में 28 नवंबर सन 1937 को राहुल फिसले और कहना चाहिए कि लोला के प्रेम ने उनको खड़ा किया। उसी दिन उनकी लोला से पहली मुलाकात हुई और ये पहली मुलाकात प्यार में बदल गई। बहुभाषी लोला ने राहुल को रूसी और राहुल ने लोला को संस्कृत पढ़ाने का निर्णय एवं मस्त कह के किया। लोला प्रोफेसर स्टेरवात्स्की की प्रिय शिष्या थी। इसी अवधि में उनकी लोला से घनिष्ठता और बढ़ती गई। जिस प्रेमिका को वे हिमालय या तिब्बत के बुग्यालों में पाने की कल्पना करते थे, वो उन्हें लेनिनग्राड के प्राच्य संस्थान में मिली। यह घनिष्ठता गहरी होती गई। राहुल के ही शब्दों में अंत में 22 दिसंबर सन 1937 का दिन आया, जिस दिन की हम दोनों एक दूसरे के हो गए। ये उनकी डायरी से है। 2 माह से भी कम समय के बाद 13 जनवरी 1938 को उन्हें लेनिनग्राड से विदा लेनी पड़ी। मैंने सुना कि बहुत सारे लोग हनीमून में ही 2-3 महीने गुजार देते हैं। राहुल को तिब्बत जाना था और वो अपनी नई प्राण प्यारी को छोड़ते हुए भारत को आए। स्टेशन पर लोला ने उन्हें विदाई दी। राहुल की बहुत कंजूसी से लिखी गई डायरी है। आधी रात बीती, गाड़ी का इंजन सन सन करने लगा, हमारे हृदयों में कांटा सा चुभने लगा। विदा होने का समय आया। आंखों से करुणा बरसाते लोला ने विदाई ली। गाड़ी रवाना हुई। देर तक वह प्लेटफार्म पर खड़ी देखती रही। अपनी मनस्थिति बताते हुए
नए नए प्रेमी महापंडित राहुल शर्मा गए और इससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। उनकी वापसी अफगानिस्तान होकर थी, यह सिर्फ इसलिए कि उन्हें शेष काम को पूरा करने, पुस्तकों तथा चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए तिब्बत जाना था। 23 दिन पुराने उनके पहले प्रेम ने उन्हें रोकने में कामयाबी नहीं पाई। लोला का प्रेम तिब्बत तथा बौद्ध अन्वेषण में अवरोध नहीं बना। अंतिम तिब्बत यात्रा और 10वीं हिमालय यात्रा। राहुल की 9वीं यात्रा चौथी और अंतिम तिब्बत यात्रा थी। यह अप्रैल सितंबर 1938 के मध्य में संपन्न हुई। यह अपेक्षाकृत सुविधापूर्ण यात्रा थी पर कम लाभदायक सिद्ध हुई, क्योंकि 23 अप्रैल को वे गंतोक में थे, फिर वे कालिम्पोंग गए, 4 मई को वहां से चले और फिर फरीजोंग होके ज्ञानसे पहुंचे, फिर सुलू मठ में रहे, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुका हूं। वहां उनको ज्ञानश्री के लिखे 12 ग्रंथ मिले, योगाचार भूमि के खंडित अध्याय भी मिले, तिब्बती हस्तलिखित ग्रंथों में छग लोचुआ की जीवनी मिली। ये वो व्यक्ति हैं तिब्बत के जो 1220 के आसपास भारत आए थे और नालंदा में राहुल श्रीभद्र के पास रहे थे। 19 जून 1938 को वे सिगात से आए। यहाँ से 27 जून को पाइखंग पहुंचे और 2 जुलाई तक उन्होंने पुस्तकों और चित्रों की फोटो खींचते रहे। फिर सिगात से वापस आए। जुलाई का माह विश्राम का रहा। अगस्त में वो डोर में रहे और उसके बाद 28 सितंबर 19 को पुनः लाचेन होकर हुए वापस गंतोक होते हुए वापस आए। रास्ते में डाकुओं के इलाके से गुजरना था और बड़ा खतरा था, और राहुल के हाथ में एक दिन लगातार पिस्तौल भी रही, क्योंकि उस जमाने के जो भी व्यापारी कारवां होते थे उनको हथियारबंद होके जाना पड़ता था, वरना डाकुओं से सामना करना बहुत मुश्किल होता था। अब आप राहुल के आयामों को समझने के लिए उदाहरण देखिए कि तिब्बत से लौटते ही राहुल किसान मजदूरों के बीच काम करने लगे। यह सभी को आश्चर्यजनक लग सकता है कि वे अपने भीतर छिपे अन्वेषक, तिब्बतविद और एक किसान आंदोलनकारी को किस तरह साथ साथ सक्रिय रखे हुए थे। वे बुद्धिज्म का अध्ययन करते हुए तिब्बत जाते हुए किसानों को और भारतीय राष्ट्रीय संग्राम को नहीं भूल रहे थे, नहीं अपने समाज को। साल के अंत में वे किसान सम्मेलन में व्यस्त रहे। अगले साल किसान संघर्ष में शामिल रहे। वे घायल हुए और हथकड़ी लगाकर उन्हें जेल ले जाया गया। ये फोटो आप उनकी किताबों में, उनकी जीवनियों में देख सकते हैं। फरवरी से मई 1939 तक वे सिवान जेल में रहे, यानी पार्टी जो उनकी थी उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का काम करते रहे और भारतीय किसान सम्मेलन के सभापति बने। 1940-42 में वे 29 माह जेल में रहे। 29 माह, बहुत कम लेखक ऐसे होंगे जो 29 माह जेल में रहे होंगे। पहले हजारीबाग और फिर रेगिस्तानी देवली कैंप में, वापस फिर हजारीबाग जेल लाए गए। यही जेल में लगातार रचनात्मक कार्य करते रहे। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल भी की। द्वितीय विश्व युद्ध और व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन इस बीच की मुख्य घटनाएं थी। प्रांतीय सरकारें जो बनी थी कांग्रेस की, वो इस्तीफा दे चुकी थी। अनेक राष्ट्रीय नेता उस समय जेल में थे और जल्दी ही भारत छोड़ो आंदोलन होने वाला था, लेकिन अंततः राहुल मुक्त हुए 42। राहुल की 10वीं हिमालय यात्रा मई जून 1943 में संपन्न हुई। वो उनकी दूसरी उत्तराखंड की यात्रा थी। ये हमारी ओर से उलाहना, जिसको कुमाऊनी में उलाहन कहते हैं, वो हो सकता है कि राहुल 1910 के बाद 1943 में उत्तराखंड में आ रहे। हमें बाबा अगर मिलते तो मैं कहता इतनी देर क्यों लगाई, 20 साल तक क्यों भूल गए उत्तराखंड को। इस यात्रा में उनके साथ बाबा नागार्जुन थे, जो तब एक बौद्ध भिक्षु का रूप लिए हुए थे। यह उनका साहित्यकार से अलग रूप था। ऋषिकेश से नरेंद्र नगर और टिहरी होकर वे उत्तरकाशी पहुंचे और फिर गंगनानी सुखी होकर गंगोत्री पहुंचे। राहुल 34 साल बाद गंगोत्री पहुंचे थे और बाढ़ से गोमुख गोरखों का द्वारा बनाया गया गंगोत्री का मंदिर बह गया था। जो उनके पहले सप्ताह में वे हर्षिल रहे। तिब्बत यात्रा की तैयारी होती रही। थोलिंग मठ उनको पहुंचना था, जो पश्चिमी तिब्बत का बहुत प्रसिद्ध, बहुत सुंदर मठ था। सतलज जहां गौर्ज में बहते हुए आगे बढ़ती है, हिमाचल की ओर आती है, उस इलाके को हम नारी नोरसुंग कहते हैं, उसी में थोलिंग है। और 9 जून को वे अंतिम जाट समुदाय का जो गांव था नेलंग, वहां पहुंचे, उत्तरकाशी जिले में वर्तमान। और जाट गंगा में भी बहुत ख्यानत हुई थी, बाढ़ आ गई थी। उनकी जो घोड़ी थी वो जाट गंगा की एक आइलैंड में फंस गई, 3 दिन तक निकल नहीं सकी। तब तक राहुल को एक सूचना आई कि उनको लौटना है। राहुल मसूरी लौट गए। बाबा नागार्जुन इस यात्रा में गए अकेले थोलिंग तक। और राहुल की जो बादल को घिरते देखा है जैसी अप्रतिम जो एक चित्रात्मक कविता है, उसकी रचना इस यात्रा का एक बहुत बड़ा परिणाम मानी जा सकती है। समय न गंवाने की अपनी प्रतिभा के तहत वापसी में राहुल ने मसूरी से जौनसार भाबर की यात्रा की इस समय भी, और अन्य अनेक स्थानों के साथ कालसी, चक्रौता और अंततः देहरादून आए। और इसका परिणाम जौनसार देहरादून नामक पुस्तक रहा।
हम 11वीं यात्रा में पहुंच गए, अब 5 यात्राएं और हैं। 11वीं जो हिमालय की यात्रा थी, इस बार वो कुमाऊं और पंजाब और कश्मीर गए, नए भारत के नए नेता नामक किताब की तैयारी में। इसी समय वे अल्मोड़ा में उदय शंकर से, सुमित्रानंद पंत, रविशंकर से, बोशी सेन से, उनकी विदुषी पत्नी इमरसन सेन से और कॉमरेड पीसी जोशी का घर भी उन्होंने अल्मोड़ा में उस समय देखा था। भवाली सैनिटोरियम में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जो भविष्य में जाने गए थे, यशपाल, उनकी पत्नी प्रकाशवती जो क्रांतिकारी थे, भारद्वाज उनको मिले। फिर वो श्रीनगर गए, वहां शेख अब्दुल्ला, बारामूला में अजय घोष से उनकी मुलाकात हुई थी। फिर वो हसन इब्दाल, एबटाबाद, रावलपिंडी, पेशावर होकर 1944 में वापस लौटे और अपने रूसी प्रोफेसर से भी उनका पत्राचार चलता रहा। इसी बीच राहुल को सूचना मिली कि लोला ने उनके बेटे इगोर को जन्म दिया है। बाप भारत में, माँ लेनिनग्रेड में, और नवजात वहां पैदा हुआ है। लोला का यह पत्र मिल चुका था जिसमें साफ साफ लिखा था कि साथ रहना जरूरी है, लेनिनग्राड आओ या हमें भारत लाने का इंतजाम करो। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था, पर राहुल के जेल में होने की खबर लोला या उनके प्रोफेसर स्टेरवात्स्की तक नहीं पहुंची थी। इस बीच स्टेरवात्स्की का देहांत हो गया, उनके प्रोफेसर का। 1944 के प्रारंभिक महीनों में राहुल के पासपोर्ट के बनने की सूचना आ गई, पर अब सोवियत वीजा मिलना था। अंततः ईरान होकर रूस जाने का वीजा मिला। ईरान में उनको 7 महीने का कठिन इंतजार करना पड़ा और आर्थिक रूप से भी उनके लिए बहुत दिक्कत करने वाला ये बना। ये उनकी तीसरी रूस यात्रा थी। जून 1945 में लेनिनग्रेड वो पहुंचे। 7.5 साल निकल गए थे। दुनिया ने, यूरोप ने और विशेष रूप से रूस ने एक विनाशकारी युद्ध का सामना किया था। भारत अपने स्वतंत्रता संग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंचने वाला था। जीतने के बावजूद युद्ध में कोई जीतता नहीं है और रूस में सबके चेहरों पर और लोला के चेहरों पर भी ये पड़ा जा सकता था। 7.5 साल बाद लोला ने राहुल को देखा। 7 साल का होने जा रहा इगोर अपने बाबा को देख रहा था और राहुल ने जो बोया वो लहला रहा था। 1945-47 में वे आचार्य के रूप में रूस में रहे। पहले उन्होंने प्रोफेसर स्टेरवात्स्की के साथ काम किया। सन 1942 में उनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद प्रोफेसर बरान्निकोव उनकी जगह पर आ गए थे। राहुल अब प्रोफेसर बरान्निकोव के साथ काम करने लगे थे और इस तरह राहुल इस समय लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हुए। 5 जुलाई सन 1947 को 2 साल एक बार रहने के बाद वे वापस लौट रहे थे। उन्हें यह पता नहीं था कि लोला और इगोर से फिर मुलाकात होगी कि नहीं। राहुल की 12वीं हिमालय यात्रा मई अगस्त 1948 में हुई। यह किन्नौर की दूसरी यात्रा थी और इसमें उन्होंने उधर के बहुत सारे इलाके देखे और इसका परिणाम एक किताब के रूप में हमें मिला, किन्नर देश में। 1947 के बाद राष्ट्रभाषा तथा तमाम भारतीय भाषाओं के बारे में उन्होंने स्पष्ट राय दी और अपनी पार्टी से उनका द्वंद्व चला। उन्होंने हिंदी के साथ भारत की तमाम भाषाओं के संरक्षण और इस्तेमाल की वकालत की। जनपदीय दृष्टि को उन्होंने बहुत स्पष्टता से प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि यदि पार्टी उनकी बात से सहमत नहीं है तो वे पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, और यही हुआ। इसका असर रूस तक गया और लोला पर नजर रखी जाने लगी। उन पर दबाव पड़ा। राहुल और लोला के पत्र एक दूसरे को मिलने बंद हो गए। लोला से कहा गया कि राहुल से संपर्क या पत्राचार न किया करो, भारतीयों से नहीं मिलो, हो सके तो उनसे तलाक ले लो। यह जानकारी स्वयं इगोर ने राहुल के दूसरे बेटे जेता को दी। यह स्थिति शायद राहुल ने 1956 में पुनः पार्टी में आने पर समाप्त हुई। ये साल राहुल परिवार के दोनों हिस्सों के लिए, रूस और भारत के लिए, बहुत कठिन रही। 13वीं यात्रा 1949 में हुई। यह उनके दूसरे प्रेम और विवाह से जुड़ी हुई है। कमला से उनका संपर्क हुआ। वे विभिन्न कार्यों में उन्हें सहयोग देती थी और यह संपर्क फिर विवाह लेने का निर्णय लिया गया। 1948 में उनकी सुप्रसिद्ध रचना घुमक्कड़ शास्त्र का प्रकाशन हुआ। यह बड़ा रोचक तथ्य है कि दुनिया को घुमक्कड़ी का संदेश देने वाला लगभग 56 साल के राहुल अपने दूसरे प्रेम को विवाह का रूप दे रहे थे और यह नीड़ की खोज की फिर एक शुरुआत थी। राहुल की 14वीं यात्रा 50 में हुई, जब वो नैनीताल और रामगढ़ में रहे। नैनीताल का उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन कुमाऊं वाली अपनी किताब में किया है, उसके विस्तार में हम छोड़ देते हैं। इसी समय वो भवाली, अल्मोड़ा, कटारमल, कौसानी, बैजनाथ, बागेश्वर, द्वाराहाट गए। इसका वर्णन कुमाऊं वाली किताब में है। फिर वो मसूरी गए सत्यकेतु विद्यालंकार के साथ 15 जून 1950 को, और राहुल और कमला जब मसूरी गए तो 8 साल फिर वहीं रहे। वहां उन्होंने हर्नक्लिफ नामक गढ़वाल की जो महारानी थी कमलेंदुमती शाह, उनके हर्नक्लिफ नामक मकान को खरीद लिया और यही कमला का विवाह राहुल से 23 सितंबर 1950 को हुआ। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार पुरोहित बने और संयोग से हिमालय यात्री राहुल के विवाह के मौके पर
सितंबर के महीने में बर्फ भी गिरी, वरना सितंबर में बर्फ हिमालय में दुर्लभ होती है। इसी साल राहुल की मधुर स्वप्न दार्जिलिंग परिचय कुमाऊं प्रेस में गया। गढ़वाल की तैयारी हुई। गढ़वाल नामक पुस्तक की मध्य एशिया का इतिहास लिखने का सपना भी उनके मन में था। और 20 अगस्त सन 1953 को बेटी जया का मसूरी में जन्म हुआ। उनकी पत्नी लोला जो लोला से जो बेटा इगोर जन्मा था, इसमें वो 15 साल का हो गया था। और उनके दूसरी संतति भारत में जेता का जो उनका बेटा है, जन्म 31 जनवरी सन 1955 को दिल्ली में हुआ। और मसूरी में ही उन्होंने कश्मीर लिखी। और इसमें फिर उन्होंने एक बार हिमाचल की यात्रा की। यह उनकी 15वीं हिमाचल यात्रा थी। इसी समय जब वो मसूरी में थे तो बैरिस्टर मुकंदी लाल ने उनको मोलाराम की काव्य कृतियां राहुल को सौंपी, जिसका उपयोग उन्होंने गढ़वाल नामक ग्रंथ में किया। इसी बीच राहुल बीमार रहने लगे। मधुमेह उन्हें हो गया, फिर अन्य बीमारियों ने घेरा। यहीं से उन्होंने 1956 में नेपाल की तथा 1958 में कश्मीर की यात्रा की। इन्हें उनकी 16वीं तथा 17वीं हिमालय यात्रा कहा जा सकता है। रश्मि, तुम इस बीच कुछ बोलो तो मैं पानी ले आता हूं जरा। म्यूट में मैं बोलती चली गई। जी अजय जी और यू भास्कर जी बता रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं लिखी है कविता। हाँ, वो सही है, वो गलती से बोल दिया उन्होंने। राहुल जी ने नहीं, वो वैद्यनाथ मिश्र ने लिखी, जिनको उस दौरान नागार्जुन भी कहा जाता था। तो वो उनकी कविता है। हाँ, गे की नहीं है, ये तो क्लियर है। और ये जो अजय जी के कई सारे प्रश्न हैं, ये अब तो आ रही होगी। अब तो म्यूट नहीं है माइक, अब तो अनम्यूट कर दिया। तो अजय जी ने बहुत सारी टिप्पणी करी, हम उन पे बात करेंगे। अभी जब वो सर आएंगे तो मैं सवाल पूछूंगी। तब तक मैं कुछ चीजें ऐसे बोल रही हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने काशी नेगी जी ने किन्नर देश किताब उनको बहुत अच्छी पसंद आती है। और ये कि उन्होंने उनके साथ बहुत सारी यात्राएं की हैं, बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने वो शेयर किया। और एक जो राहुल संकृत्यायन का सर आ गए, पर मैं ये, हाँ जी आप बोलिए सर। मैं तब तक आपको विनोद दास जी का कमेंट जरूर बताना चाहूंगी। जब मैंने बीच में एक बार ब्रेक हो ही गया है, तो विनोद दास जी कह रहे हैं कि प्रेम पाठक जी की आंखों से ही प्रेम झिलमिला रहा था। और इस बीच आप हमें ये भी बता दीजिए कि जो आप मेरी जीवन यात्रा के सवाल उठा रहे हैं, क्या वो के जो प्रसंग उद्धृत कर रहे हैं, क्या वो आपको याद है? वो तो झल रहे हैं आपके उससे फूलों की तरह शब्द। आपने जो शब्द राहुल संकृत्यायन के बोले, क्या वो आपको याद थे? अब मैं सुन पा रहा हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि आप जो राहुल जी के उद्धरण कर रहे हैं, क्या वो प्रसंग वो आपको याद है शब्द? वो नहीं, कुछ मुझे याद भी है, लेकिन ये तो एक दो ही हैं, ज्यादा याद नहीं है। तभी मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने कविता लिखी होती तो हमारे मन में वो कंठस्थ हो जाती। गद्य तो पूरा याद हुई रखना। है। जैसे आपको राहुल जी में कवि हृदय दिखता है, वैसे हम सबको आप में कवि हृदय दिख रहा है। जो जहां पे उनकी यात्राओं के बीच में कहीं भी कोई जिंदगी फूट रही है, वो आपकी आंखों से, शब्दों से बहुत अच्छे से झल रही है, बहुत जीवंतता के साथ। तो हमें भी आपके अंदर का कवि नजर आ रहा है। और बोलने का तरीका बिल्कुल ऐसे जैसे बारिश की तरह टप 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 बूंदे टपकती हैं, उस तरीके से। जब तक वो बोलना शुरू करें, पहले मैंने जब शेखर जी को पढ़ा तो ऐसा लगता है कि जो एक सूक्ष्म अन्वेषक और घुमक्कड़, एक तार को छेड़ते हैं, दूसरा बचता है, दोनों तार बहुत अच्छे से सद गए हैं। आज मैं क्या देख रही हूँ कि जो घुमक्कड़ी का एक उतनी वृहत यात्रा, और उसमें जो पर्सनल निजी जिंदगी के जो क्षण आ रहे हैं, वो यात्राएं कितने प्यार से दोनों तार हो रहे हैं कि कब कब उनके लिए मौका मिला।
ऐसे लग रहे हैं जैसे हिमालय पहाड़ है ना, कि बीच बीच में दर्रा भी छोड़ता है कि आप उससे पार हो सकते हो, और एक चट्टान की तरह दृढ़ता भी है। तो वही राहुल की जिंदगी की दृढ़ता बता रहे हैं, और बीच बीच में दर्रे उनके व्यक्तित्व से फूटते हैं, जहां उनकी प्रेम की निर्झरिणी बहती है, और वो इनके मुंह से सुनने में हमें बहुत आनंद आया। जी शेखर जी, तो आप अपनी बात शुरू कीजिए। हाँ, छोटा सा हिस्सा जो रह गया है, मैं कोई सवाल जी कोई जी वो जी आएंगे जी तो इसको पूरा कर दूं। जब वो मसूरी में रह रहे थे 1956 में, तो यहीं से उन्होंने 56 में नेपाल की यात्रा की, फिर 58 में वो कश्मीर की यात्रा में गए। इन्हें उनकी 16वीं और 17वीं यानी कि आखिरी यात्राओं में हम एक तरीके से गिन सकते हैं। हालांकि ये हिमालय से हिमालय में थी। मानसरोवर और मणिपुर जाने की उनका सपना सपना ही बना रहा, वो इन जगहों पर नहीं जा सके। जैसे हमारे कृष्णनाथ जी का कैलाश जाने का सपना सपना ही बना रहा। कृष्णनाथ जी के मन में भी कैलाश जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो कोई पासपोर्ट बना के नहीं जाना चाहते थे। वो जाना इसलिए चाहते थे कि भारतीय परंपरा में कैलाश यात्रा एक तरीके से बहुत स्वाभाविक और स्वीकार्य यात्रा रही है। वहां के लिए चीन का परमिट बनाने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो हिमालय में विहंगम भ्रमण के लिए अब उनके स्वास्थ्य उनको स्वीकृति नहीं देता था, और राहुल ने एक जीवन में ही अनेक जीवन का एक प्रकार से काम कर दिया। एक बड़ी समस्या ये रही कि राहुल की पत्नी कमला जी का मन मसूरी में बहुत ज्यादा नहीं लगा। इस तरह 1958 में मसूरी का घर भेज दिया गया। मसूरी से मन भर जैसा आया, क्योंकि कमला जी का मन वहां नहीं लगता था। कुछ समय वे देहरादून में रहे, पर वहां भी मन नहीं लगा। अंततः वो दार्जिलिंग चले गए। फिर वे चीन और श्रीलंका भी गए, परिवार भी साथ गया। यह एक प्रकार से शोध, शिक्षण तथा परिवार की सुव्यवस्था का कार्य साथ साथ था। पर बीमारी साथ नहीं छोड़ रही थी। बाद में राहुल को स्मृति लोप भी हो गया। जब उन्हें उसी हालत में रूस यानी मास्को ले जाया गया, तो एक अत्यंत मार्मिक घटना घटी। यहाँ राहुल की दोनों पत्नियों का पहला और अंतिम मिलन हुआ। कमला को शंका थी कि यहाँ लोला है, पता नहीं क्या होगा। राहुल तथा कमला मास्को में थे, लोला तथा इगोर सेंट पीटर्सबर्ग में। एक भारतीय मूल के कामरेड चंद्रा ने इस समय किसी तरह लोला तथा इगोर का मास्को आने का परमिट बनाया। जुलाई से दिसंबर तक का समय परमिट बनाने में लग गया, पूरे 6 महीने लग गए। अंततः लोला अपने बेटे इगोर को मास्को के अस्पताल में लेके आई। लोला अंग्रेजी भी बोलती थी। उसने कमला को बाहों में भर लिया और कहा कि बहन, अब आपने ही राहुल जी को देखना है। इगोर को राहुल ने पहचान लिया था, और लोला को भी, और वे बोल नहीं सकते थे, स्मृतिलोप हो गया। पता नहीं आंखों आंखों में कितनी जो बात हो सकी होगी, पर कमला अपनी बड़ी बहन को पाकर परम प्रसन्न थी। उनकी शंका निर्मूल हुई। बोलगा की बेटी और गंगा की बेटी भी तो बहनें थीं, एक दूसरे से दूर और अनजानी, एक दूसरे पर शक करती हुई सी। पर उन्हें क्या पता था कि उनका उनको जोड़ने वाले राहुल से ही नहीं, एक दूसरे से भी प्यार था। आमना सामना नहीं हुआ था तो प्यार कहाँ से प्रकट होता। मास्को में मौका मिला तो वो प्रकट हो गया। दार्जिलिंग में आज भी राहुल निवास अपनी जगह पर है। राहुल और कमला की अनुपस्थिति में उनके बेटे जेता शंकरत्यायन इस परिसर को कायम रखे हुए हैं। दूर देहरादून से उनकी बहन जया उनको उत्साहित करती हैं। देहरादून वासिनी उनकी बेटी जया पाढ़ाक इसके लिए निरंतर चिंतित रहती हैं। आज उसे एक संग्रहालय बनाने की समझ प्रांत और देश की सरकारों और समाज को आनी चाहिए। यहीं 14 अप्रैल सन 1963 को राहुल का निधन हुआ। दूर देश हंगरी से आए सोमाद कौरसी के समाधि के बगल में एक और हिमालयविद, एक चिर घुमक्कड़, एक बेचैन अन्वेषक राहुल शंकरत्यायन सो गया। 17 साल की उम्र में जिसने पहली बार हिमालय देखा, वो अगली आधी सदी हिमालय और तिब्बत का ही बेटा हो गया था। उनके अलग अलग अंचलों में घूमता हुआ, पुराने धर्मों, ग्रंथों, जमानों को खोजता हुआ, लेकिन वर्तमान से भागता हुआ नहीं, वर्तमान को समझता हुआ। बहुत देर से उसे अपनी सुध आई, और उसने एक बोलगा की बेटी से प्यार किया और दूसरी गंगा की बेटी। उसने अपने अपने अंतिम निवासों के रूप में नैनीताल, मसूरी और दार्जिलिंग को चुना, जिनके करीब में ही देवदार, बुरांस, बुग्याल, हिमशिखर और तमाम हिमालयी समाज विराज। तो ये वार्ता तो समाप्त होती है। अब आप लोगों के कोई टिप्पणी हो तो उसका स्वागत। जी, टिप्पणियां बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ता के आखिर ऐसे झरना सा फूट रहा था एकदम।
और अंत में आते-आते तो जो लहज़ा आपका हो गया, एकदम लग रहा था सुनते रहो, जैसे पहाड़ से कोई आवाज़ आ रही है। क्योंकि दरअसल वो जो उन्होंने कहा था ना कि नाम और प्रसिद्धि इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है, और जब आप काम करते हो तो फिर वो पीछे से काम धक्का देता है। हर काम एक धक्का देता है। उन्होंने कहा है ना कि वो दूसरे से करवा लेता है। तो ये कह सकते हैं कि उनके पैरों के जूतों से जैसे आप आगे की राह बढ़ रहे हैं, तो वो सारा अनुभव लगातार ऑडियंस के बीच में से भी जो जुड़े हुए विद्वान लोग हैं, उनसे टिप्पणी आ रही थी, क्योंकि ये सारी यात्राएँ आपने की हैं, तो वो जीवंतता और वो अनुभव आपकी आवाज़ में कौंध रहे थे। अभी फ़िलहाल मैं छोटे-छोटे लूँगी, जब तक आपका गला रेस्ट में आ जाए, तब तक मैं नहीं, थोड़े ठीक है, छोटे सवाल लेती हूँ। कि ये तैयार। एक तो अजय जी भी पूछ रहे हैं और चेमत दौरजी जी पूछ रहे हैं कि क्या वो स्पीति आए थे? स्पीति? नहीं, स्पीति आने का उदाहरण नहीं मिलता है। मैं भी खोज रहा था, क्योंकि लाहौल तो आए थे और किन्नौर भी वो गए थे। मैं उनकी डायरी को एक बार दोबारा देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब वो किन्नौर आए तो जरूर वहां से स्पीति गए होंगे करके मेरी शंका होती है। लेकिन ज्यादा विहंगम वर्णन के लिए हिमाचल वाली दोनों किताबें देखनी पड़ेंगी उनकी। लेकिन किन्नौर और और लाहौल के बारे में बिल्कुल सुनिश्चित है, उन्होंने बहुत वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है। स्पीति वो किन्नौर से गए हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज्यादा वर्णन करते हुए उन्होंने नहीं दिया है। वर्णन नहीं मिलता। एक उसमें ये बात है कि जब वो आप उन यात्राओं में आप उन जगहों पे गए हैं जहाँ से राहुल जी गुजर चुके थे, तो अजय जी का प्रश्न ये है कि क्या आपको कभी कोई नेटिव ऐसा मिला जो राहुल जी को जानता हो? असली में मैं जब लद्दाख एक बार गया था, तो लद्दाख में मुझे 3-4 एक बुजुर्ग मिले थे जिनको राहुल से मिलने की याद थी। वो खास तरीके से जो वहाँ एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, उसमें जो एक दो पुराने लोग थे, उन लोगों को राहुल से मिलने की याद थी। लेकिन जब मैं नगर गया तो नगर में मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जो राहुल के समय रोरिक परिवार के साथ रहा हो, इसलिए वहाँ मुझे ज़्यादा उनका वो नहीं मिला। लेकिन उधर सिक्किम में बहुत सारे लोग मिले, क्योंकि दार्जिलिंग में और सिक्किम में बहुत सारे लोग मिले। चोग्याल के संस्थान एक वहाँ चलता है अभी गंटोक में, तो वहाँ एक पुराने 2-3 बुजुर्ग मिले जिनका राहुल से बहुत अच्छा संपर्क था, क्योंकि वो 45-46 की बात थी, ये भी बहुत बूढ़े थे जब मैं वहाँ गया था। और दार्जिलिंग में क्योंकि जीवन के अंतिम अनेक साल 8-10 साल उनके वहीं बीते थे, उसी दौर में बीमारी भी उनको हुई, विदेश यात्रा में भी गए। वहाँ बहुत सारे लोग राहुल को मिलते थे और वो बड़े गौरव से कहते थे, जैसे वो सोमादी कोरोसी को याद करते थे, राहुल को याद करते थे, बाद में शेरपा तेंजिंग नोर्गे को याद करते थे, क्योंकि इनके स्मृति पटल वगैरह वगैरह एक ही इलाके में वहाँ दार्जिलिंग में हैं, वहाँ मिले। तिब्बत में मैंने अपनी 3-4 यात्राओं में ये प्रयास किया कि मैं ऐसे लोगों को खोजूं जो राहुल की स्मृति में मुझे बताएं। लेकिन राहुल के जमाने का तिब्बत और आज के जमाने के तिब्बत में बहुत बड़ा फर्क हो गया है। तिब्बत एक तरीके की गुलामी में है, चीन ने उसको दबोच जैसा लिया है एक तरीके से। तो तिब्बत में बौद्ध अध्ययन, बौद्ध परंपरा, इन पर धीरे धीरे काम धूमिल होता चला गया है। जो पुराने ग्रंथ बहुत सारे तो जलाए गए थे, जब वहाँ के पुरानी मोनेस्ट्रीज वगैरह मठ जलाए गए थे, उसमें बहुत सारे तंजूर कंजूर भी उसमें जले। और वहाँ जो नए बौद्ध विद्वानों की परंपरा है, उनसे मिलने का किसी बाहर वाले को और खास तरीके से भारत वाले को बहुत ज्यादा खुला मौका नहीं मिलता है। हम एक बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ भी लासा में थे जो अच्छी तिब्बती बोलता था और अच्छे दुभाषिया का काम करता था, लेकिन जो भी लोग मिले अब वो बोलने में उनको एक एक शक होता था कि हम वो बोलेंगे तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाएगी। तो मैं तिब्बत की अपनी इतनी यात्राओं में किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिल पाया जिसने मुझे राहुल की स्मृति में कुछ कहा हो। हाँ, ये जरूर है कि लासा यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक बार मैं गया हुआ था, वहाँ देवदार के पेड़ों के नीचे बड़ी खूबसूरत कैंपस है वो। तो ये भी आश्चर्य का है, ये देवदार सब प्लांटेड हैं जिनको आधुनिक चीन ने वहाँ प्लांट किया है और बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं, और ठीक पोटाला पैलेस से जरा आगे जाना पड़ता है। तो वहाँ मुझे एक विद्वान मिले जिन्होंने वो लंच के समय मुझे कुछ चीज़ें बताई कि हम लोगों की भी बड़ी इच्छा होती कि राहुल की जो भारत यात्राएं हुई और पुराने जो भारतीय बौद्ध विद्वानों की तिब्बत की यात्राएं हुई, उनका हम एक उस तरीके का अध्ययन करें, लेकिन उसकी हमें विधिवत
स्वीकृति नहीं मिल पाई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि चीन के एक विश्वविद्यालय ने ह्वेनसांग की यात्राओं का बहुत ही खूबसूरत हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया, बहुत ही खूबसूरत हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है। उसी से पता चला कि हम ह्वेनसांग गलत उच्चारण करते हैं, स्वेत्सांग उसका उच्चारण होना चाहिए। और दूसरा, दो बड़ी बहुत मजेदार किताबें ह्वेनसांग के जीवन पर आई हैं। एक तो एक चीनी लड़के की हुनसुन की किताब आई है जिसका नाम है 10,000 माइल्स विदाउट ए क्लाउड। बहुत ही फैसिनेटिंग किताब है। वो एक पेपरबैक एडिशन उसका अभी तीसरा या चौथा आ गया है। और एक हमारी भारतीय मूल की इलाहाबाद की लड़की है सिमी सरन करके, उनकी भी एक किताब है ऑन द फुटप्रिंट्स ऑफ हर्मिट। ये दो किताबें ऐसे हैं जिन्होंने ह्वेनसांग के जीवन को और उस जमाने के चीन और भारत के रिश्तों को, उनके सांस्कृतिक रिश्तों के बारे में एक नई किस्म की बहस इन दो किताबों ने शुरू की। लेकिन राहुल और जो भारत के बौद्ध विद्वान तिब्बत में गए, उन पर कोई ऐसा आधिकारिक कोई काम अभी तक नहीं हो पाया है। और जब भी वो होगा तो राहुल, आधुनिक काल में राहुल की बहुत चर्चा होगी। जैसे बेल की बहुत चर्चा होगी, जैसे आपके गोविंदा लामा की बहुत चर्चा होगी, जैसे प्रणवानंद की कैलाश मानसरोवर क्षेत्र के बारे में बहुत चर्चा होगी, वैसे ही राहुल की भी अपनी इन 4 यात्राओं के कारण जरूर चर्चा होगी। और विशेष रूप से उस संग्रह के कारण जिसको लेके वो भारत आए थे, जो अभी पटना में है, जिसका पिछली बार इग्नाका ने दिल्ली में भी बहुत बड़ी एग्जीबिशन की। जी, मैं सुधीर विद्यार्थी जी का एक सुझाव है आपके लिए, उसको पढ़ देती हूँ। फिर अरुण कक्सार जी का, जिनका मैंने आप पे लिखा हुआ लेख पढ़ा सामाजिकी में हिमालय का परिचय, उनका एक सवाल लूंगी। सुधीर विद्यार्थी जी बता रहे हैं, सुधीर विद्यार्थी जी से हमने बहुत बड़े महापुरुषों, पहाड़ जैसे महापुरुषों का इतना परिचय हम इनसे पाते रहते हैं इनके काम से। पीलीभीत जिले में शारदा नदी के किनारे राहुल सांकृत्यायन के नाम पर बसाया गया एक राहुल नगर गांव है, जहां कुछ बंगाली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विस्थापित लोग रहते हैं। शेखर भाई को एक बार वहां की भी यात्रा करनी चाहिए। हाँ, तो वो पूछ रहे थे। जी आप बोलिए। हाँ, मुझे पिछली बार ये जिक्र हुआ, लेकिन मैं न तो वहाँ गया, नहीं उसका विस्तृत है मुझे जानकारी है। मैं अवश्य ही जो है सुधीर विद्यार्थी भाई को साथ लेके ही वहाँ जाऊँगा, और पलाश विश्वास को भी साथ ले जाऊँगा, ताकि बंगालियों से बात करने में वो मदद हो जाए। मैं निश्चित ही वहाँ जाना चाहूँगा। जी, तो हरिमोहन शर्मा सर बोल रहे हैं कि आपकी अजस्र वाणी ने राहुल की हिमालय यात्राओं को हमारे लिए साक्षात कर दिया। पद्मजा जी बोल रही हैं शेखर जी से मिलवा दिया। राकेश तिवारी जी भी ह्वेनसांग के लिए बता रहे हैं, मिशी शरण ऑन द फूड स्टॉप्स ऑफ ह्वेनसांग। मैं आपसे पूछ रही थी कि अरुण कक्सार जी पूछ रहे थे कि क्या नैनीताल में भी कोई छाप राहुल जी की मिलती है? राहुल जी को बहुत सारे लोग याद करते हैं। जैसे हमारे, जब हम नए नए यहाँ आए थे 74-75 में, तो ये जो साजी हमारे म्यूनिसिपल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, उनकी बहुत प्रशंसा जो है राहुल ने अपनी किताबों में की है। क्योंकि वो ऐसे लाइब्रेरियन थे जो कोई किताब का नाम लो, वो एकदम जाके एक हाथ डालते थे और वहां से निकाल के लाते थे, वही किताब होती थी। ऐसे किस्म के लाइब्रेरियन थे। उनकी चर्चा की है। बांकीलाल कंसल की वो चर्चा करते हैं, कुछ और लोगों की करते हैं। और जो ये आपका ओक कॉटेज है, उसका मैंने फोटो उस वाली किताब में दास्ताने हिमालय में दिया था। अरुण ने उस किताब की बहुत विस्तृत रिव्यू की थी, उसमें वो फोटो है। लेकिन राहुल का ये था कि वो पढ़े लिखे लोगों के वो इतने काम में व्यस्त रहते थे कि वो बहुत ज़्यादा सामाजिकता नहीं निभाते। क्योंकि अगर सामाजिकता बहुत निभाएंगे तो उनको पता था कि अब वो बुढ़ापे की ओर आ रहे हैं और वो लिखने का काम कब करेंगे। और फिर वो नया विवाह उनका अभी होने वाला था कमला जी के साथ, तो फिर नैनीताल से वो चले गए उसके बाद। लेकिन नैनीताल से लेके अल्मोड़े तक की यात्रा अगर कुमाऊं वाली किताब में उनका पढ़ेंगे, तो एक एक व्यक्ति का वो वर्णन करते हैं जिनसे वो मिल के जाते हैं। अल्मोड़ा जाते हैं, गरुड़ जाते हैं, बैजनाथ जाते हैं, जागेश्वर, ये सब जगहों की यात्रा के दौर में बहुत सारे व्यक्तियों से वो मिलते हैं जिनकी वो चर्चा करते हैं। और उन लोगों को बाद तक राहुल याद रहे। जब हम अल्मोड़ा में पढ़ते थे तो हरिश्चंद्र जोशी जी एडवोकेट और कुछ और लोग वहाँ कहते थे कि राहुल हमारे इस घर में आए हैं, हमारे यहाँ आए हैं, इस तरीके का। और ऐसी स्मृति उनकी गरुड़, बैजनाथ, कौसानी, इन सब जगहों के साथ भी रही। भास्कर जी ने पूछा कि ब्रेक की कौन सी कविता आपको याद थी? वो सुनाने में तो शायद टाइम लगेगा, बट आप बता सकते हैं कौन सी थी? वो ब्रेक की कविता का जो ये अनुवाद था, ये मंगलेश डबराल ने कहीं किया था। मैं उसको खोज नहीं सका, लेकिन मैं उसका भाव बताता हूँ।
कि जी। एक खूबसूरत झील के किनारे एक घर है। हाँ। उस घर के चारों ओर सौंदर्य पसरा हुआ है, हाँ। चिड़िया उड़ रही हैं, सामने के पहाड़ की धार में पेड़ दिख रहे हैं। ये सब अर्थहीन होता अगर उस घर की चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा हो। बस कितनी बड़ी इतनी बात। सी ये बहुत सार है बड़ी। उस कविता का। लेकिन मैं उसकी वो पंक्तियां नहीं ढूंढ सका जो मंगलेश डबराल ने की थी, नहीं तो मैं अपनी किताब में उसको देता। ये भाव उस कविता का था, बहुत छोटी कविता थी। जी। ये दौड़जी जी पूछ रहे थे क्या उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण भी किया? बिल्कुल विधिवत बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन उनका ये कहना था कि वो बाद में, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस तरीके के लोग कहीं टिकते नहीं है। बौद्ध धर्म के इतने बड़े अध्येता और समर्थक होते हुए भी वो अंत में वो मानवतावादी एक तरीके से हो गए थे। वो बौद्ध धर्म से भी बियॉन्ड चले गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनको बौद्ध धर्म ने किया। आप ये देखेंगे कि मार्क्सवाद और बौद्ध धर्म, इन दोनों के बीच का कोई संतुलन बनाने का जैसा प्रयास उन्होंने किया था। और बौद्ध धर्म की, क्योंकि वो विधिवत बौद्ध थे और जब वो मार्क्सवादी भी हुए तो बौद्ध धर्म से उस तरीके से कोई विड्रॉल नहीं हुआ उनका। बौद्ध वो बने ही रहे, वो मार्क्सवादी बौद्धिस्ट बौद्ध थे एक तरीके से। या ये कहें कि वो मार्क्स वो क्या कहेंगे उसको, ऐसे मार्क्सवादी जो बाद में बने, वो जो बौद्ध बने रहे। उन्होंने अपना, जैसे पुराने आर्य समाजी और हिंदू जोगी का जो रूप था वो उन्होंने पूरा विड्रॉ कर लिया जब वो बुद्धिस्ट बन गए। लेकिन जब वो कॉमरेड बने तो उन्होंने बुद्धिस्ट होने से इनकार नहीं किया, उसके वो स्कॉलर बने रहे। ये ठीक था कि वो उस समय बुद्धिस्ट नहीं थे जो मोनेस्ट्री उस तरीके से धार्मिक प्रवचन और सुनने के लिए या देने के लिए जाते हों, लेकिन स्कॉलर तो थे ही वो। लेकिन जो उनका तमाम धर्मों का जो तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद जो उनका कहना था कि वो बौद्ध धर्म को ऊपर पाते थे, और जी। जिसमें सब मनुष्यकृत व्यवस्था के लिए वो बहुत एक तरीके से उसकी प्रशंसा करते। जी। अभी थोड़े से प्रश्न हम और लेंगे, लेकिन तब तक ये बात बीच में उठ गई है तो इसी को थोड़ा सा लंबा और खींच लेते हैं, ताकि हमें वो थ्रेड, वो धागा, वो वैचारिकी मिल जाए, जहाँ पे उनके ये सारी यात्राएं, घुमक्कड़ी, उनके किसान मजदूर आंदोलन, उनका लेखन, वो सारे बिखरे हुए सूत्र, कहाँ सनातन धर्मी महापंडित कहलाने से लेके आर्य समाजी, और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, फिर मार्क्सवाद। तो और बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद में तो खैर आपने भी बताया कि वो एक समानता की भूमि देखते थे, क्योंकि दोनों में ही करुणा और समानता का जो मूल्य है, इसको हितेन पटेल ने भी सामाजिक के एक आलेख में ये कहा है कि उन दोनों में उनको एक धरातल दिखता था। तो मैं ये जानना चाहती थी कि उनके ये सारा जो बिखराव है, क्योंकि उनकी अध्ययन और अन्वेषण की कोई ट्रेनिंग तो है नहीं फॉर्मल, वो एक जो उनका धागा वैचारिकी का मेनली हम क्या माने कि जो उनके सारे अनुभवों को जोड़ता है, और उस जोड़ने में ये भी शामिल है, जैसे सवाल आ भी रहे हैं कि मध्य वर्ग एक तरीके से जो हमें उदारता दिखती है आपके लेखन में, और राहुल संकृत्यान के लेखन में भी आता है कि आप वो उदाहरण देते हैं जहाँ की पहाड़ों में सारे धर्मों के वो मौजूद हैं एक साथ। तो ये इस लोक से मिलने से मिली उदारता, प्रकृति से मिली उदारता, फिर ये धर्म, मतलब सारी चीजों को मिला के उनकी एक वैचारिकी क्या बनती है, क्या सोचते हैं, वो धागा क्या इनको जोड़ने वाला है? जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बार सोचने की कोशिश की कि ये ऐसा क्या होता है जिसके आदमी किसी एक विचार से दूसरे विचार में शिफ्ट होता है। तो बहुत बार ये लगता है कि आदमी की विकास यात्रा के साथ भी ये शिफ्ट जो है जुड़ा रहता है। राहुल को जी। ये लगा कि उसको जो ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा मानवीय विचार मिल रहे हैं तो उसकी तरफ वो चलते चले गए। एक ही जगह कहीं गड़बड़ी हुई जब वो राजनीतिक व्यवस्थाओं की पड़ताल करने में फेल हुए। मैंने हाँ। हम लोगों ने पहाड़ का एक अंक निकाला था राहुल जन्म शताब्दी पर। उसमें जी। जो एडिटोरियल था वो राहुल के नाम पत्र के रूप में लिखा गया था। जी। जी। हालांकि जब मैं बोल रहा था उस समय मैं उसको कोट नहीं कर पाया, लेकिन अभी मेरे सामने वो है। हाँ। मैंने जो राहुल के नाम पत्र लिखा था वो बहुत लंबा पत्र है, उसको आप कभी पढ़िएगा। तो जी। उसमें जी। एक है कि बाबा कभी कभी लगता है कि आपकी भी सीमाएं। मैंने एक पुत्र के रूप में उनसे माफी मांगते हुए ये पत्र लिखा उनको, जो उनको मैंने कहीं पता नहीं कहाँ मिलेगा उनको। कुछ एक बार आप ज्यादा स्पष्ट बोलने से कतरा गए, या आप नहीं समझ सके कि आपको इन मामलों में ज्यादा बोलना था। जैसे रूस की भीतरी हालात के बारे में, जिस तिब्बत की आपने 4 विराट यात्राएं की,
उसकी जी जी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के बाबत आपका स्टैंड ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए था। असली साम्यवादी कभी विस्तारवादी नहीं हो सकते। एक साथ तिब्बत की सांस्कृतिक हिफाजत और उसे चीन के तहत देखना बड़ी चूक थी। चीनी क्रांति और उसका नवनिर्माण अपनी जगह पर है, पर विस्तारवाद उसकी अपरिहार्यता नहीं है। तिब्बत में अपनी जड़ों से भी परिवर्तनकामी आंदोलन उठ सकते थे, वो लंबे पत्र में मैंने लिखा है। तो रूस से जैसे यानी कि जो एक अधिनायकवाद जो उसके भीतर जो फैला स्टालिन के जमाने में, और उसके बाद फिर बाद में रूस के टूटने का कारण रहा, अब वह हमने राहुल के पत्र में लिखा था। तो राहुल से एक अपेक्षा मेरी कम से कम बनती थी कि राहुल, हालांकि उनका लंबा प्रवास नहीं रहा रूस में, और वो अपने अध्ययन में इतने डूबे रहते थे कि उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। रूसी भाषा सीख ली थी, रूसी में उनको बुद्धिस्ट ग्रंथों के अनुवाद करने थे, लेकिन फिर भी जो एक रूस में जो भीतरी दिक्कतें सन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद होने लगी थी, उनको पहचानने में वो फेल रहे। और उसी तरह तिब्बत में जो होना था, हालांकि तिब्बत का ये जो गड़बड़ी थी वो 1914 में हमारी जो कॉलोनियल व्यवस्था थी वो कर चुकी थी, क्योंकि उन्होंने चीन के वर्चस्व को तिब्बत में मानने की गलती ब्रिटिश शासकों ने की। तो इन पर राहुल, जैसे कि कृष्णनाथ बहुत स्पष्ट बोलते थे, उस तरीके का बोलने का मौका राहुल को नहीं मिला। और कुछ कौन संयोग भी बोलते ऐसा थे रहा, जैसे? जी, जैसे कौन बोलते थे कहा आपने? कृष्णनाथ जी ने और लोहिया ने जी जिस तरीके से जी चीन को कटघरे में रखा तिब्बत के मामले में, जी वैसे राहुल वो नहीं कर सके और वो समझ नहीं सके उस दौर में। और 62 के बाद जब हमारा वॉर हुई, तो उसके बाद तो पूरी कॉन्फ्लिक्ट का दृश्य बदल गया। और आज भी जैसे हमारे देश की जो सीमा थी वो चीन के साथ कभी नहीं रही, हमारी तिब्बत के साथ सीमा थी। तिब्बत के जी चीन और भारत के बीच में तिब्बत जैसा बफर था एक तरीके से। और आज हमारी जी पूरी शक्ति, हमारी डिफेंस बजट का कितना बड़ा हिस्सा जो है सिर्फ तिब्बत की सीमा को सुरक्षित करने में लगा रहा है। और हिमालय में जो बहुत बड़ा विनाश अभी सरकारें कर रही हैं, वो सब हिमालय की, भारत की सुरक्षा के नाम पर कर रही हैं। सड़क हो, फलाना हो, ये हो, वो हो, तो हमारा बॉर्डर नहीं था। ये गलती कॉलोनियल शासकों ने की और हमारे शासकों ने उसको आगे ढोया, उस पर अपना स्टैंड नहीं रखा। तो राहुल यहाँ पर एक मानवतावादी, एक मार्क्सिस्ट, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर के रूप में, और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो रूस और चीन के प्रशंसक भी हैं और उनको देख भी चुके हैं। जी तो राहुल गुड अर्थ को लिखने वाले अमेरिकी पर्लबक की तरह गलती करे, या अमेरिका से रूस गए हुए व्यक्ति की तरह गलती करे, तो ये राहुल से गलती की अपेक्षा नहीं कर सकते थे हम। लेकिन ये हुई। अब मैंने कहा ना कि कोई भी महामानव उस अर्थ में नहीं होता है, तो ये ऐसी चूक थी शायद, जो 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 एक कठिन चूक राहुल के संदर्भ में कही जाएगी, क्योंकि वही ज्यादा स्पष्ट हमें बता सकते थे उसके बारे में। जी जी अजय जी, मैं आपके सारे सवाल मेरे ध्यान में है। आपका चीन के बारे में राहुल जी का जो स्टैंड वो था, का जो स्टैंड था वो बता चुके हैं। क्या उनका मार्क्सिज्म से मोहभंग बुद्धिज्म की वजह से हुआ, उसका आंसर वो बता चुके हैं। मैं आपका ये वाला सवाल लूंगी, उसके बाद महेश पुनेठा जी का लूंगी कि अजय जी पूछ रहे हैं कि क्या समकालीन विकास के नाम पर विध्वंस का कोई आभास था राहुल जी को? समकालीन विकास के नाम पे जो हिमालयों का विध्वंस जो जैसा होता जा रहा है और आगे भी जो आशंका है, नहीं सबका कुछ राहुल मिलता है उनके लेखन में, ऐसा आभास उन्हें था पहले से? नहीं, राहुल को अंदाज नहीं था, क्योंकि हिमालय में जो ये वाला विध्वंस, जो नया विध्वंस था, वो 62 के वॉर के बाद, जब सड़कों का ताना बाना, जाल, कैंटोनमेंट, ये सब शुरू हुआ, तब से ज्यादा हुआ। उससे पहले राहुल खुद ही पैदल यात्राओं में, घोड़े में बैठकर और लंबी लंबी यात्राएं करके पूरे तिब्बत की यात्रा में या हिमालय की यात्राओं में गए। और उस दौर में ये जो भारतीय व्यवस्था, चाहे कॉलोनियल हो और चाहे हमारे आजादी के बाद की व्यवस्था हो, उसका उस तरीके का एक सीधा हस्तक्षेप हिमालय क्षेत्र में या हिमालय के संसाधनों पर वैसा नहीं था। हालांकि ब्रिटिश पीरियड में जंगलों की लूट शुरू हो चुकी थी, बहुत सारी आउट माइग्रेशन शुरू हो चुका था, लेकिन उस तरीके की दखल नहीं थी जैसी कि अभी हो गई है, कि आपका पूरा जीवन ही अभी जो है एक तरीके से रिस्क में हमारी सरकारों ने कर दिया है, खोद करके, खाद करके। और हमारे खेत, हमारी नहरें, हमारे घर, हमारे जंगल, हमारे चारागाह, इन सब पर एक असाधारण दबाव है। बहुत सारे लोग
को शायद अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन एक जो बहुल समाज है वह उसको लग रहा है कि वो अपनी जड़ों से काटा जा रहा है। जी राहुल को इसका अंदाज नहीं था, लेकिन राहुल ने जब भी उसमें बड़ा मानवतावादी भविष्य का दृश्य रखा है, उसमें वो बार बार हिमालय के समाजों के पक्ष में अपनी टिप्पणियां करते गए हैं। उनकी जैसे मेरी जीवन यात्रा को पढ़ेंगे तो बीच बीच में जब वो हिमालय के जीवन को लेकर करते हैं तो उसमें परिवर्तन कितना और साइंस और टेक्नोलॉजी किस सीमा तक जो है उसका उपयोग किया जाना चाहिए इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उसका जिक्र वो करते हैं वहां बीच बीच। जी। एक में महेश पुनेठा जी का सवाल है कि क्या राहुल के लेखन में हिमालय के दलितों के बारे में मिलता है? यदि हाँ, हिमालय के तो स्वर्ण और दलित समाज के संबंधों के बारे में उनका क्या कहना था? जी। असली में जैसे मैंने एक जगह लिखा भी है कि राहुल विधिवत इतिहासकार भी नहीं थे, जी, जी, लेकिन गैर बिल्कुल। इतिहासकार होते हुए भी उन्होंने इतने ग्रंथ दिए, तो कभी कभी जनरलाइजेशन उनकी किताबों में हो जाता था। कभी कभी अपनी ओर से वो तथ्य भी देखते थे, ताम्रपत्र भी देखते थे, पुराने ग्रंथ भी देखते थे, और उस इलाके की यात्रा करने भी जाते थे कि अभी क्या है। इसके बावजूद बहुत सारी चीजें रह जाती थी, समय कम होता था, इतनी जगह उनको जाना होता था, इतने डिसिप्लिन उनके होते थे। तो उत्तराखंड के समाज शास्त्र का या सामाजिक अंतर्विरोधों का उतना गहरा विश्लेषण करने का उनको मौका नहीं मिला। लेकिन जब वो यात्रा में गए तो उन्होंने देखा, तो उनका जिक्र करते हैं जरूर वो, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तृत करने का उनको मौका नहीं मिला। जी, जो पद्मजा दलित शर्मा और जी, 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 आप बात पूरी कीजिए, सॉरी। जी। बताइए। नहीं, नहीं, आप बात पूरी कीजिए, सॉरी। हाँ, जो मैंने कहा कि जैसा महेश पूछ रहे हैं, उतनी बड़ी नजर वो नहीं डाल पाए। हम ये कह रहे हैं कि हमारी पीढ़ी के लोग ही अभी जो दलितों की जो अस्मिता का सवाल है, दलितों की जो आर्थिक और सांस्कृतिक जड़ों का सवाल है, आधार का सवाल है, उसको हमारी ही पीढ़ी अभी ठीक से विश्लेषित नहीं कर पा रही है। राहुल के समय जी, तो ये था कि राष्ट्रीय संग्राम चला हुआ था, जिसमें दलितों की भी जबरदस्त हिस्सेदारी थी। जी। तो ये और पद्मजा इसलिए शर्मा जी, 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 पद्मजा शर्मा जी पूछ रही है कि स्त्रियों के आजादी के लेके राहुल जी के क्या विचार थे? राहुल अब ये भी एक और देखना पड़ेगा पूरे उनके लेखन में, लेकिन जैसे उनका बड़ा विचित्र रहा कि बालपन में एक शादी हो गई, उस वो चले गए घर से, उनको पता ही नहीं था कि शादी का इंस्टीट्यूशन क्या होता है। फिर 50 साल तक अपने घर न आने का एक तरीके से शपथ ले गए थे। जब उनकी शताब्दी हुई थी तो कोई अखबार वाले उनके गांव गए थे और वो वयोवृद्ध जो महिला थी उससे वो मिल के आए थे। लेकिन राहुल का जो पहला प्यार हुआ था वो रूस में हुआ था, और जो दूसरा प्यार और विवाह हुआ था वो भारत में हुआ था। और ये तो बहुत कम निजी समय उनको स्त्रियों की अपने आजादी के वैवाहिक बारे में कोई विचार भी मिलते होंगे ना उनके? उन्होंने उस तरीके से तो कोई विचार नहीं दिखते हैं, लेकिन उनकी मेरी जीवन यात्रा और उनके पूरे व्यवहार को देख के लगता है कि उन्होंने इन दोनों अपनी पत्नियों को, लोला को रूस में और यहाँ कमला जी को, बिल्कुल एक इक्वल पार्टनर की तरह उनको लिया था। क्योंकि कमला जी उनके यहाँ शुरू में उनको उनके मदद करने, लिखने और कॉपी करने और इस तरह की मदद करने के लिए आई थी, और फिर धीरे धीरे वो उनकी संगिनी बनी। उनको हाँ, उन्होंने पूरा एक एक जिसको महिला का पूरा अधिकार है वो उनको पूरा दिया। उनकी दोनों संततियां जया और जीता कमला जी से हैं। और लोला जी के साथ उनकी एक जो रिश्ता था वो स्कॉलर का भी रहा, दोनों इक्वल स्कॉलर। लोला कहीं से कम नहीं थी राहुल से, और राहुल कहीं कम नहीं थे लोला से। लेकिन कुछ विडंबना ऐसी थी कि वो ऐसा विवाह रहा कि पहला प्रेम, और जब उन्होंने कहा कि हम एक हो गए, उसके बाद उनको 7 साल यहाँ आना पड़ा, जिसमें से 3 साल वो जेल में रहे। 7 साल बाद जब गए तो उनका लड़का करीबन उस समय 7.5 या ऐसा कुछ साल का हो गया था। उसके बाद वो रूस से अपनी पत्नी को और लोला को और बेटे को इगोर को भारत मिला, और वो मैं एक दोबारा बात बोलूं? फिर वो दोबारा रूस नहीं जा सकती। यानी जी, कि वो जीवन भी उनका अधूरा रहा, और यहाँ कमला जी के साथ उनको 10 या 12 साल का मौका मिला और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन दोनों जीवन संगनियों को उन्होंने जिसको कहेंगे कि एक पूरा एक इक्वल पार्टनर का दर्जा उन्होंने दिया, और उनके योगदान को उन्होंने सदा माना। और मैं इसमें एक दो लाइन ऐड कर सकती हूँ, फिर बस मैं हम 2-3 मिनट के अंदर कार्यक्रम को वाइंड अप कर रहे हैं।
मैं इसमें उनके स्त्रियों की आजादी वाले सवाल पे एक दो वाक्य बोल के फिर सुधीर विद्यार्थी जी का सवाल लूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्त्री, जब मैंने खोजा तो बोलगा कि गंगा वगैरह पढ़ा, तो जब वो प्राचीन संस्कृति की जिस भाषा में बात करते हैं, जिन चीजों को उठाते हैं, वहां से उनकी वो प्यास दिखती है कि स्त्री मतलब उनके लिए सिर्फ एक समता मूलक संबंध हो सकता था, कोई और संबंध की वो कल्पना नहीं कर सकते थे। तो स्त्रियों की आजादी के बारे में अलग से मुझे कोई विचार नहीं मिले, बट उनकी घुमक्कड़ी की वजह से उन्होंने अपना वर्ण और जेंडर का कभी कोई लाभ सामंतवादी व्यवस्था का नहीं उठाया, जो मुझे लगता है कि 2021 के भी जितने भी बुद्धिजीवी हम देखते हैं, कई बार हमें लगता है कि विचारधारा के नाम पे जूते बदले हैं, बस अंदर तो पैर तो सेम ही है, पैरों को तो पूरी नरमी चाहिए, सामंतवाद की थपथपाहट पूरी। तो वो जो सामंतवादी भाषा और सामंतवादी संस्कार उनके घुमकड़ी ने धो दिए, इसकी वजह से कम मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे उनकी भाषा स्त्रियों की दोस्त लगती है, तो वो एक बहुत कम लोगों की लगती है मुझे। तो मुझे ये मतलब मैं ये मानूंगी कि उन्होंने स्त्रियों को समान समझने का एक वो ले लिया था। अगर किसी स्त्री ने भी उनसे ऐसे संबंध बनाए होते, वो अपने काम से चली जाती, तो वो उसको भी लेट गो करते मेरे ख्याल से, बहुत प्यार से, जो दिखता है उनका। सुधीर विद्यार्थी जी का सवाल है कि राहुल संकृत्यायन की तिब्बत से खोज कर लाई गई प्राचीन पांडुलिपियां और दस्तावेज जो पटना संग्रहालय के काशी प्रसाद जायसवाल कक्ष में रखी गई थी, उनके उद्धार का कोई प्रयास बाद में हुआ क्या? मेरी जानकारी में नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ धीरे धीरे जो बुद्धिज्म की और तिब्बत पर काम करने वालों की जो स्कॉलरशिप है वो घट रही है। तिब्बत के आधुनिक परिदृश्य पर तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बोलने वाले और लिखने वाले हैं कि चीन ने वहाँ कब्जा कर दिया है और उसकी आज़ादी छीन ली है। लेकिन तिब्बत की जो एक बड़ी विरासत है बुद्धिज्म की और दलाई लामा जैसे इंस्टीट्यूशन की, और बुद्धिज्म के अंतर्गत जो मोनेस्ट्रीज वहाँ डेवलप हुई, उसके स्थापत्य की, उसके पुरातत्व की, उसके जो थनका पेंटिंग्स हैं उनकी, उन पर आधुनिक काल में काम धीरे धीरे घट रहा है। और बुद्धिस्ट स्कॉलर अभी बहुत सारे ऐसे हमें नहीं मिलते हैं अभी। तो राहुल जब लाए थे तो बड़ी मजेदार बात थी कि जिस भूमि से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी, उस भूमि से बुद्धिज्म के दस्तावेज भी गुम हो गए। जब ब्राह्मणिज्म का दोबारा विस्तार हुआ, जब दोबारा फैलाव हुआ, तो यहाँ के बहुत सारे ग्रंथ तिब्बत में चले गए, ओरिजिनल संस्कृत भी गए और उनका अनुवाद भी हुआ। राहुल उनके ओरिजिनल की अनुकृतियां बना के लाए और जो अनुवाद तिब्बती में हुआ था उसकी प्रतियां भी लाए, वो पटना में उन्होंने दी, वो बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन हम लोग खुद पटना में या अन्यत्र जो है, या सारनाथ में या वहाँ लद्दाख में जहाँ बुद्धिज्म के इंस्टीट्यूट खुले हैं, वहाँ न तो हमने इन ग्रंथों को दिया और इनके अध्ययन के लिए किसी को हमने एक तरीके से मौका दिया, और न ही हमने उनके कैटलॉगिंग या उनके उस तरीके से प्रकाशन का काम किया। मुझे याद है कुछ ही साल पहले दिल्ली में इग्नाका ने, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने पटना की सामग्री का एक एग्जीबिशन की थी, मैं भी उसमें गया था, जया जी भी उसमें आई थी, राहुल जी की बेटी। लेकिन वो बहुत गहरे दिल से, बड़े इन्वॉल्वमेंट से की गई एग्जीबिशन या सेमिनार नहीं थी, वैसी किस्म की जैसे आजकल सुपरफिशियल सेमिनार हमारे यहाँ होते हैं, उस किस्म की सेमिनार थी। और मुझे लगता है कि किसी स्कॉलर को उस पूरे सामग्री की कैटलॉगिंग और उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ताकि वो जिसको कहेंगे कि डिजिटल फॉर्म में वो सदा के लिए जीवित रहे, सुरक्षित रहे। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यूरोप के जो यात्री भारत में आए, उनके द्वारा ले जाया गया एक एक चुरकट जो है उन्होंने सुरक्षित रखा है। मैंने बीच में कभी बर्लिन के आगे एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक स्लागेंटवाइट ब्रदर्स, जर्मनी के 3 बड़े भाई 1854 से लेके 58 तक भारत में रहे। पूरे हिमालय में उन्होंने सर्वे किया, पेंटिंग्स बनाई, विवरण लिखे, यहाँ की जो एथनोग्राफिक सामग्री है उसको ले गए। तो उनकी हर सामग्री को उन्होंने एक एक उनके स्केच को, उनके द्वारा लिखे गए एक एक नोट को वहाँ सुरक्षित फाइलों में रखा हुआ है। ऐसे ही एक स्वेन हिडिन करके एक बहुत बड़े यात्री थे, वहाँ के स्टॉकहोम के, यानी कि स्वीडन के। उन्होंने तिब्बत में बहुत यात्रा की 1890 से लेके 1910 के बीच में। तो उनकी बड़ी मशहूर किताबें हैं, ट्रांस हिमालय करके उनकी किताबें हैं, हिस्ट्री कल्चर ऑफ तिब्बत करके 3 वॉल्यूम में उनकी किताबें हैं, बड़े चित्र हैं, स्केचेज हैं, नक्शे हैं।
उनके एक एक चीज को स्टॉकहोम में स्वेनिडन फाउंडेशन ने रखा है, उसी टेम्परेचर में रखा है जिस तिब्बत से वो सामग्रियां लाएगी। तिब्बत का जैसा टेम्परेचर उन्होंने बनाया पूरे 12 मास के लिए। जो जितने एथनोग्राफिक सामग्री हैं, नक्शे हैं, हाथ की लिखी चीजें हैं, एक एक चीजें रखी हैं। हमारे यहाँ हम किसी भी सामग्री को रखने की हमारी बरकत ही नहीं है, लगता है। हमने किसी लेखक की सामग्री, उसके घर को सुरक्षित नहीं रखा है, उसके हस्तलिखित पत्र या डायरियां नहीं रखी। उसके साथ ही हम तो ऐसी परंपरा के लोग हैं जो अपने पिता और दादा की मृत्यु के बाद उसकी लाठी, उसकी जन्मपत्री, उसकी हर चीज जला देते हैं, जबकि वो दस्तावेज की तरह आपके घर में सुरक्षित रहने, वो तो आपकी विरासत है, लेकिन उस विरासत को जलाने की परंपरा हमारे यहाँ है, उससे हम अभी बाहर नहीं आए। जी धन्यवाद जी। एक मैं विजय विशाल जी के पुराने मैसेज से उनकी उपस्थिति को वो करने वाली थी, बट एक नई टिप्पणी आ गई। उसके बाद में भास्कर जी के 2 सवाल लूंगी और फिर वो अंतिम ही होगा। घुमक्कड़ शास्त्र में एक घुमक्कड़ के लिए जो आचार व्यवहार का वर्णन उन्होंने किया है, जिन पेशों को उन्होंने बात अपनाने की है, वो पेशे दलित समाज से जुड़े थे। इससे दलित समाज के बारे में उनकी सोच की झलक जरूर मिलती है। जी विषय मिसाल जी, मैं सवाल दूसरा पूछते हैं क्योंकि इसमें तो उन्होंने बिल्कुल जवाब कह दी, जवाब आ ही गया इसमें। वो बार बार कहते हैं कि वो पूरा इनका आता है ना, हजामत बनाना, बनाओ, ऐसे ऐसे करके वो पैसे कमाओ। तो एक तरीके से मेरे को तो लगता है कि उनको जाति का अंतर दिखता ही नहीं था, क्योंकि कोई भी पेशा अपनाए। ये तो सच है, लेकिन कुमाऊं वाली किताब या गढ़वाल वाली किताब या नेपाल वाली किताब, हिमाचल वाली किताब भी देखेंगे तो जब वो चमड़े का काम, वो अपने खराट का काम और खेती के कामों और ये जो पशुचारण के काम और ट्रांसपोर्टेशन के काम, इनका जिक्र करते हैं, तो वो समाज के उन वर्गों का भी जिक्र करते हैं। मैंने बताया ना कि वो समाजशास्त्री अध्ययन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी जो संवेदना है निम्न वर्गों के प्रति, निम्न आर्थिक वर्गों के प्रति, फिर जिसमें दलित और अन्य बहुत सारे लोग हो सकते हैं। उस समय तो जनजातियों की स्थिति भी बहुत खराब थी, जो तिब्बत में व्यापार करते थे, अन्यत्र रहते थे। तराई भाबर के जो थारू बुक्सा थे, उनकी स्थिति, तो उन सबके प्रति संवेदनशील, तो उनका जो ह्यूमनिज्म था वो सबके प्रति था। लेकिन उनको जरा मौका मिला होता, जरा समय मिला होता, तो वो ऐतिहासिक सर्वे के साथ साथ समकालीन जो एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है उस पर भी काम करते। अब वो उनसे ये हर चीज की अपेक्षा करना उनसे मुश्किल होगा, लेकिन उनके तमाम यात्रा वर्णनों में और जो 2700 से ज्यादा पन्ने की मेरी जीवन यात्रा है, उसमें जहां भी वो किसी ऐसे समाज के इस तबके को या वर्ग को पाते हैं, उसका एक संवेदनशील तरीके से उनका वर्णन करते हैं, उनकी आर्थिकी का भी वर्णन करते हैं, और उसको सम्मानित करते हुए भी वो कहते हैं कि अगर ये नहीं कर रहे होते समाज को, तो समाज इन चीजों से वंचित हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तो जो आज की वार्ता दी उसमें हिमालय संबंधी उनकी यात्राओं का एक बहुत ही हल्का झीला झाला खाका दिया है। और मुझे लगता है कि हमारे किसी और हमारे साथी को उनकी यात्राओं के और गहराई से अध्ययन करके उसमें से सामाजिक आर्थिकी को ढूंढने की कोशिश करनी होगी, तो उस समय हमें और ज्यादा गहराई से मिला, और बहुत कुछ कहा होगा जो हम स्लिप कर गए होंगे या जिसको हमने नोटिस नहीं किया होगा, वो प्रत्यक्ष भी होगा और बिटवीन द लाइंस भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी भास्कर जी का एक सवाल था कि उत्तरांचल, हिमाचल, लद्दाख में बड़ी तिब्बती आबादी का प्रवास है और कुछ संस्थान है, तिब्बती भाषा की क्या स्थिति है, यदि जानकारी में आया हो तो। वैसे मैं इनका एक दूसरा सवाल लेने वाली थी, पर अभी ये ले लेते हैं। जी पहले मैं इसका जवाब दूं। ये जो तिब्बती भाषा के बारे में ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में तो जो बुद्धिज्म था वो एक तरीके से एबोलिश तरीके से हो गया था। यहाँ ब्राह्मणिज्म का इतना वर्चस्व था कि अगर हमारे जाट लोग उत्तरकाशी के नहीं होते तो हमारे यहाँ से बुद्धिज्म पुछ गया होता। पूरे हिमालय की जो अंतरंग पट्टी है सीमांत की, वो बुद्धिज्म से वाइब्रेंट है। आप लद्दाख देखिए, आप हिमाचल में आइए, उधर लाहौल, स्पीति और किन्नौर, फिर आप नेपाल में चले आइए, पूरा उत्तरी नेपाल और पूरा नेपाल देश जो है बुद्धिज्म से बहुत आलोकित और प्रभावित है। सिक्किम देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, अरुणाचल देख लीजिए। सिर्फ उत्तराखंड जो है ब्राह्मणिज्म के प्रभाव या दुष्प्रभाव में कहिए कि यहाँ जो वाइब्रेंट बुद्धिज्म रहा भी होगा, जो अभी स्थापत्य में, पुरातत्व में देख सकते हैं, ग्रंथों में देख सकते हैं, वह धीरे धीरे अबॉलिश हो गया। सिर्फ हमारे जाट लोगों ने उस बुद्धिज्म की उस डाइवर्सिटी को हमारे यहाँ बनाए रखा है, और उत्तराखंड की डाइवर्सिटी को भी एक चमक जो है इन जाटों की उपस्थिति के कारण, उनके मोनेस्ट्री की उपस्थिति के कारण बना हुआ है। लेकिन
जो तिब्बत से आए हुए लोग, जो हमारे तिब्बती कल्चर और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोग तिब्बती भाषा बोलते थे, जैसे हमारे भोटिया लोग बोलते थे। नेपाल के जितने सीमांती लोग थे वो 2 या 3 भाषाएं बोलते थे साथ साथ। हमारे उत्तराखंड के जितने भोटिया व्यापारी थे, सौका व्यापारी थे, दारमा चौदांस, ब्यास, जोहार से लेके तुलछा, मारछार, जाट, ये सब अपनी भाषा के अलावा तिब्बती भाषा भी बोलते थे, कुमाऊनी और हिंदी भी बोलते थे। और हिमाचल में भी तिब्बती बहुत अच्छी तिब्बती बोलने वाले बहुत सारे लोग आपको लाहौल में, स्पीति में और किन्नौर में आपको मिल जाएंगे। और लद्दाख में भी तिब्बती बोलते थे, अपनी उनकी लद्दाखी थी, उनकी किन्नौरी थी, अपनी भाषाएं भी उनकी थी, लेकिन तिब्बती भी जानते थे। बल्कि हमारे किन्नौर के और इधर के तो 1-2 लामा बहुत प्रसिद्ध हुए, जो लासा गए और लासा से लौट के फिर यहाँ आए। हमारे एक विद्यासागर नेगी हैं हिमाचल यूनिवर्सिटी में, उनकी एक किताब ही है जिसमें ऐसे लामाओं का वर्णन आता है। लेकिन जहाँ तक भाषा की बात है, वो भाषा बहुत वाइब्रेंट है। और इन तिब्बतियों के जो दलाई लामा के साथ हमारे देश में जो आए तिब्बती, जो नैनीताल में भी हैं, जो मसूरी में भी हैं, देहरादून में भी हैं, हिमाचल में हैं, और खास तरीके से जो धर्मशाला है वहाँ तो बहुत बड़ा उनका एक तरीके से शहर ही है। तो इन सब ने अपने यहाँ तिब्बती भाषा को पूरी तरीके से जीवंत रखा है। उन्होंने कुमाऊनी या गढ़वाली या हिमाचली भी सीखी है, हिंदी भी सीखी है, अंग्रेजी सीखी है, लेकिन उन्होंने कहीं से भी तिब्बती को नहीं छोड़ा है। तो क्योंकि तिब्बती उनकी पहचान से जुड़ी हुई है। अगर वो तिब्बती भाषा खो देंगे तो उनके तिब्बती होने का धीरे धीरे उसमें गड़बड़ाता जाएगा वो मामला। तो तिब्बती भाषा न सिर्फ उस समाज में है, बल्कि उनके कारण हमारे समाज में भी तिब्बती भाषा को बोलने वाले लोग हैं। मैं तो उत्तराखंड की भाषाओं में और हिमाचल की भाषाओं में तिब्बती को भी एक भाषा के रूप में गिनता रहा। जी, अजय जी पूछ रहे हैं कि जाट समुदाय के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? जाट समुदाय के बारे में मैं अजय से ये कहूँगा, अजय, कि एक हमारे उत्तरकाशी में एक दोस्त हैं, ध्यानी है, सुरेश ममगई करके, अजय को याद होगा जब पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखी गई थी, तो उसमें जो उत्तराखंड का खंड बना था उसमें उत्तराखंड की 13 भाषाएं ली गई थी। और उसमें जाट भाषा पर सुरेश ममगई, वो हिंदी के प्रोफेसर हैं उत्तरकाशी में, उन्होंने एक किताब लिखी। उनकी जाटों पर अलग से किताब भी आई है, जाट भाषा पर भी उन्होंने काम किया है। और जाट जो थे ये वैसे ही थे जैसे हमारे किन्नौरी होते हैं, या जैसे हमारे वहाँ लाहौल स्पीति के लोग होते हैं, या जैसे हमारे दारमा चौदांस, ब्यास या हमारे तुलछा मारछा होते हैं, वैसे ही जाट थे, हाईलैंडर्स थे और प्रीडोमिनेंटली मंगोलॉइड फेस थे। मिक्सिंग हुई होगी उनकी खस और अन्य समुदायों और जातियों से। तो जाट लोगों की एक और विशेषता थी कि उनका तिब्बतन रिश्ता वर्ल्ड वॉर सेकंड तक चला रहा, इसलिए उनमें तिब्बती भाषा को बोलने वाले लोग आज भी हैं। और इनके 3 बड़े गांव थे, जाडंग और नीलंग, उत्तरकाशी के अंतर्वर्ती इलाके में थे जहां से तिब्बत के लिए रास्ता जाता था। दूसरा गांव इनका मुखवा और हर्षिल के पास था, आज भी है। और तीसरा यहाँ जहां पर हमारे टिहरी डैम का रिजर्वर का अंतिम कोना है, डुंडा पर भी 2 मनुष्य भी वहां पर आप देख सकते हैं। तो ये जाट लोग हैं, इन पर कुछ किताबें भी हैं। अजय, तुम ईमेल में बात करके मैं तुम्हें 2-4 और किताबें भी बताऊंगा। जी, अब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, वो जियाड़ में, हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक करा रहे हैं, वो मेरा जियाड़। मैं आखिरी सवाल भास्कर जी का लेना चाहती हूँ, क्योंकि दरअसल ये अंतिम सवाल के लिए सबसे सही सवाल भी है। ये सवाल किनका है? मैं बोल रही हूँ भास्कर जी, यू भास्कर जी। हाँ, ये सवाल अंतिम वैसे भी है क्योंकि ये सवाल दरअसल हम सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। ये तो एक ऐसा सवाल है जो राहुल जी के दर्पण में हम अपने को देख रहे हैं, क्योंकि उनका सवाल लेकिन ये था कि राहुल जी ने उस समय पे घुमकड़ी की, इतने सारे किसान मजदूर आंदोलनों में वो किया, शिरकत की, और एक हम आज के जो बुद्धिजीवी हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, आंदोलनों से और जन आंदोलनों से दूर रहते हैं, जबकि आज हमारे लिए जो स्थितियां हैं वो पहले से अधिक बेहतर हैं। तो ये उनका सवाल था, तो मुझे लगा हम यहीं से अंत करेंगे। ये तो खुद को देखना मिलता है ना जी। ये सवाल क्या है, ये तो एक हमारे वर्तमान उस पर एक तरीके की टिप्पणी है। दरअसल जैसे समाजों में दलाल होते हैं, वैसे ही प्रबुद्ध लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में भी दलाली करने वाले लोग होते हैं। हर समाज में जो भी सत्ता आती है उसका गुणगान करते हैं। उसका नमूना आप हमारी पत्रकारिता में देख सकते हैं, हमारी टेलीविजनों में देख सकते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप में तो वह है ही। तो राहुल की उस जमाने की विशेषता ये थी कि सबसे बड़ी विशेषता थी कि इतना काम करते हुए वो राष्ट्रीय संग्रामी बने।
किसानों के नेता बने रहे, स्कॉलरशिप भी नहीं छोड़ी, संग्राम भी नहीं छोड़ा, जेल भी गए, मार भी खाई। हथकड़ी वाला फोटो देख के तो कभी कभी द्रवित हो जाता है मन कि ऐसी व्यवस्था निर्मम भी हो सकती है। लेकिन अब जब हम अपनी व्यवस्था को देखते हैं तब लगता है कि अंग्रेजों की व्यवस्था कम निर्मम थी हमारी व्यवस्था के मुकाबले। जैसे हमारे बुद्धिजीवी जेल में जा रहे हैं, जैसे आप किसी के भी उसमें पेगासस डाल करके किसी को भी जो है कुछ भी घोषित कर सकते हो, राष्ट्रद्रोही घोषित कर सकते हो जी और अपने को राष्ट्रप्रेमी घोषित कर सकते हो, आदि आदि। तो जो बुद्धिजीवियों के लिए राहुल की सबसे बड़ी चुनौती और चेतावनी यही है कि राहुल जैसा बनना बहुत मुश्किल है। राहुल ने कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके कि वो बड़े प्रिय सदस्य अपने को कहते थे, उससे चुनौती ली भाषा को लेकर। उन्होंने कहा कि आप भाषा की एकलता नहीं थोप सकते हैं, भाषा की डाइवर्सिटी को आपको सम्मान देना हो। बोलियों की यानी कि जनपदी इतिहास वाली बात भी उन्होंने उस जमाने में की थी। तो जी राहुल बहुत मौलिक और बहुत आजाद किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन आजाद वैसे नहीं, तार्किक विश्लेषण के आधार पर वहां पहुंचने वाले व्यक्ति थे। इसलिए राहुल को आदर्श मानना आज के बुद्धिजीवियों के लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है। अगर जी राहुल के क्रिएटिविटी का एक हिस्सा भी हम लोग जो अपने को राहुल का वंशज कहते हैं या भारत में उनके बाद की पीढ़ियों में आए हैं, वो उसका कुछ प्रतिशत भी ले लें तो कम से कम हम आंशिक रूप से अपराध मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो राहुल कहीं भी आपको नहीं रोकते हैं। राहुल आज भी आपको कहते हैं कि किसानों का आंदोलन हो रहा है, बुद्धिजीवी को वहां जाना चाहिए, पढ़े लिखे को जी वहां जाना चाहिए, तार्किक तरीके से जाना चाहिए। और कोई भी आंदोलन हो रहा हो, आपने देखा कि दिल्ली के दरवाजे पर इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, हमारे बुद्धिजीवियों के द्वारा जितना बड़ा सहयोग उनको मिलना चाहिए था उतना बड़ा सहयोग नहीं मिला, जबकि पूरे देश ने दिया और पूरी हमारी व्यवस्था को उसने हिला दिया। तो कभी कभी ये लगता था, मैं जब वहां जा रहा था, हालांकि मुझे राहुल का चित्र वहां नहीं दिखा, मेरा एक बार मन में हुआ कि मैं कहीं पर किसी को कहूं कि राहुल का कोई फोटो टांग दो, क्योंकि एक जमाने में राहुल भी किसानों के बहुत बड़े नेता ब्रिटिश सत्ता जी के समय रहे थे। जी और मैं तो सबसे बड़ा खुश इसलिए हुआ, मैं अपनी बात इस वाक्य के साथ समाप्त करता हूँ, जब हम लोग चाहते थे कि हम उत्तराखंड में किसानों के दो बड़े आंदोलनों का शताब्दी मनाएं, कुली बेगार आंदोलन और जंगलात आंदोलन की, तो ये जो हमारा अभी बीमारी का दौर चला हुआ है या बीमारी के दौर का बहाना चला हुआ है, इसके कारण कोई भी एक्टिविटी हो नहीं सकती थी। लेकिन मेरे मन में आया कि इतिहास कैसे किसी और माध्यम से शताब्दियां मना देता है। जैसे हमारे उत्तराखंड के जंगलात और बेगार आंदोलन को देश भर के किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर में मनाया हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि वो एक स्ट्रगल कर रहे थे और कोई नया आंदोलन ही किसी पुराने आंदोलन को सलाम करने का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लाइन। इसी लाइन के साथ ये वो मतलब बहुत, इस लाइन से ज्यादा क्या ये कंक्लूड हो सकता था कि नया आंदोलन ही पुराने आंदोलन को सलाम करने का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। और मुझे लगता है कि वो आपके वक्तव्य में इसका जवाब आ गया था कि उन्होंने नाम और प्रसिद्धि को, पद को महत्व न देके सिर्फ काम को दिया और वो एक आम आदमी की जिंदगी जी सकते थे। जबकि आजकल सबको खास होना है, कोई प्रिविलेज नहीं छोड़ता। मुझे बहुत जल्दी में बातचीत वाइंड अप करनी पड़ रही है कि और करनी पड़ रही है 1 घंटे 53 मिनट के बाद भी। इसका मैं आप सारे लोग से कितना आभार प्रकट करना चाहती हूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है, क्योंकि हम 1 घंटे लेट थे। और मैं सबका नाम लेना चाहती थी, चिंतामणि जोशी जी और हरिमोहन शर्मा सर, पद्मना शर्मा, राकेश तिवारी जी लगातार बार बार बोल रहे हैं, लेकिन लेट होने की वजह से इसको वाइंड अप करना पड़ रहा है क्योंकि काफी समय हो गया है। सर तो 1 घंटे से पहले बैठे हुए थे, 4 से 5 बजे तक। तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि इतनी देर भी, लगभग 3 घंटे से आप हमारे साथ बने हुए हैं। महेश पुनेठा जी का सुझाव था कि एक राहुल पथ बनने की योजना होनी चाहिए, और मैं तो ये भी कहूंगी कि राहुल ने जो सामंती संस्कारों का विलोपन किया, उस मानसिक विलोपन का भी पाथ बनाना चाहिए बुद्धिजीवियों को, जो नहीं बन रहा है। अरुण कक्सार जी ने कहा कि महिलाओं को घुमकड़ी के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। मदन मोहन पांडे जी, चेमत दोरजे जी, सब काफी सारे हमारे साथ जुड़े थे। नवीन जी ने कहा कि देर से ही दुरुस्त आए, हुआ तो सही प्रोग्राम शुरू। चिंतामणि जी ने बोला, नहीं, अजय जी ने कहा था कि इसको यूट्यूब में डालना, बहुत सारे गेस्ट चले गए लेट होने से। तो मैं लेट होने के लिए फिर से एक बार माफी मांगती हूँ, और ये हमारे लाइव में भी रहेगा और यूट्यूब में भी रहेगा। और नवीन जी को और अजय जी को मैं
बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हमारे बहुत सारे घुमक्कड़ और लद्दाख की तो अल्ट्रा मैराथनर लेग इंटरनेशनल लेवल की भी आ चुकी है। तो ये अब हमको स्ट्रीम यार्ड हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम यहाँ बैठे बैठे यात्रा नहीं सुन सकते हो, तो हम अगला प्रोग्राम अब घुमक्कड़ को किसी को बुलाएंगे तो उससे पहले हम एक यात्रा कर लेंगे ताकि ये रूठे नहीं कि बैठे बैठे नहीं चलेगा। जो अगला हमारा होना है नैन्सी रावत एशिया की पीठ किताब पे हमारा जो शेखर पाठक और उमा जी के साथ एक साझा बातचीत होनी है, उससे पहले हम एक यात्रा कर लेंगे। हमें समझ आ गया अभी बैठे बैठे यात्रा नहीं करने दे रहा है टेक्नोलॉजी हमको। तो आप सभी का बहुत आभार। और शेखर पाठक जी आपने इतना कीमती वक्त निकाला और जिस भाषा में बोला, हम उस यात्रा से आवाज में जो आता होगा उस गूंज को महसूस कर सकते थे, उस पानी की धार को, उस प्रकृति जो आपके अंदर उन अनुभवों में भरी होगी, जो विनोद कुमार शुक्ल की कविता के भाव भी थे अंदर के, वो हम महसूस कर पाए। और आप दोनों की जो मैंने आवाज सुनी, जितनी मिठास थी उसमें 1 घंटे का इंतजार के बाद, जबकि मैं पूरी तरह से नर्वस होकर हड़बड़ाई हुई थी, तो मुझे लगा कि वो भी घुमक्कड़ी से आता होगा। तो बहुत सीखा और उजास राहुल सक्रात्यान की भी मिली, आपकी भी मिली, और इतने सारे श्रोताओं ने हमारे साथ जो अनुभव शेयर किए उसकी भी उजास मिली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। मैं भी आप सबका प्रति आभार जताता हूँ कि इतनी देर तक आपने ऐसे कठिन दौर में जब लोग राहुल को भूलना शुरू कर रहे हैं, एक तरीके से आपने उसकी याद दोबारा दिलाई और ये याद बढ़ती चली जाएगी। आप सबका पुनः धन्यवाद। और जो टेक्निकल गड़बड़ी हुई उसके लिए भी हम माफी व्यक्तिगत रूप से मांगना चाहेंगे, क्योंकि आपका समय तो हमने कुछ जाया किया ही। और तकनीकी अपना सारा काम छोड़ के तकनीकी काम के लिए सपोर्ट के लिए विवेक कुमार जी हमारे साथ स्त्री काल से बने हुए हैं, जबकि उनका अपना प्रोग्राम 7 बजे शुरू होना है। मुझे बार बार मैसेज भी आ रहे थे, उसके बाद भी धैर्य बिठाए बनाए हुए उसको उनको तो मेरा बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज इधर से तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।